नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। ये रीति रिवाज और प्रथाएं देखेंगे। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं कि प्रत्येक देश और समाज की उन्नति और अवनति की बहुत कुछ उसकी प्रथाएं और रीति रिवाज पर निर्भर करती है कि देश की और समाज की कैसी रीति रिवाज होती हैं। इस रीति रिवाज के आधार पर ही अगर अत्याधुनिक रीति रिवाज है तो अत्याधुनिक तरीके से देश प्रगति करेगा, और अगर परंपरागत रूप से भी अच्छी है तो भी देश आपकी क्या प्रगति करेगा। लेकिन देश में अगर कि विभिन्न प्रकार की किस प्रकार की ऐसी हो कुरीतियाँ हो जिनसे देश और समाज पीछे भी जा सकता है। इन पर विचार करने से केवल देश और समाज की पूर्व दशा का अनुमान नहीं किया जा सकता, अभी तो ये भी पता चल सकता है कि भविष्य में क्या है उसका भविष्य क्या होगा। यही कारण है कि हमारे सांस्कृतिक राजस्थान में प्राचीन काल से ही आपके रीति रिवाजों का प्रचलन रहा है। तो प्राचीन काल से रीति रिवाज हैं वो प्रचलन में रहे हैं। रीति रिवाजों का आपके अभिप्राय क्या है? तो रीति रिवाज का अभिप्राय है उन कर्तव्यों और उन आपके कार्यों से हैं जिनका विशेष आपके अवसरों पर करना प्रत्येक समाज और जाति परंपरा के लिहाज से आवश्यक समझा जाता है कि उन कार्यों को करना ही पड़ेगा। जब विशेष आपके ओकेजन आता है, विशेष आपके अवसर आते, उन पर आपके करने होते हैं समाज और जाति की परंपरा के लिहाज से। एंड ऑल्सो देखिए, जिन्होंने इसी कारण से एक खास रूप व नाम ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने इसी कारण से क्या एक खास रूप और आपके नाम है वो ग्रहण कर लिया है। कोई भी हो, किसी प्रकार की जो अवसर पर हम क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनको विशेष रूप से किसी न किसी नाम से विभाजित कर दिया गया है कि ये जो फलाने अवसर पर ये चीज़ कर रहे हो तो ये वो रीति हैं, वो आपके प्रथाएं। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें निश्चित हो गई हैं। और आगे इस संदर्भ में बात करते हुए रीति रिवाजों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। अलग अलग जो ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं, उन पर देखा हमारे मूलभूत रूप से रिवाज है प्राचीन वैदिक समाज की देन है। इनकी परंपरा का शिलान्यास हुआ है वहीं से। और राजस्थान के रीति रिवाजों में देखिए तो प्रमुख रूप से राजस्थान के रीति रिवाजों में आपके प्राचीन रीति रिवाज हैं, विवाह संबंधी रीति रिवाज हैं, जन्म संबंधी रीति रिवाज हैं, आपके गमी संबंधी और अन्य विशेष, यानी कि आपके जो मृत्यु संबंधी भी आपके रीति रिवाज आते हैं। मृत्यु संबंधी में क्या है रीति रिवाज इसके अंतर्गत आते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि कौन सा संस्कार है ये बच्चे के जन्म पे करते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों को समझना होगा। प्राचीन काल में क्या थे? प्राचीन काल में जब वैदिक पद्धति थी, इस वैदिक पद्धति से निर्धारित रीति रिवाजों को ही संस्कार कहते हैं। जो प्राचीन काल में वैदिक पद्धति थी, उस वैदिक पद्धति से निर्धारित जो रीति रिवाज हैं वो रीति रिवाज आपके क्या कहलाए? संस्कार थे। यही रीति रिवाज क्या थे? आपके संस्कार थे। इन्हें आपके संस्कारों के नाम से जाना गया। अच्छा, इन्हें आपके क्या संस्कार कहलाए? तो कितने हैं संस्कार? 16 हैं संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान, यानी कि सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ का धान, यानी कि विधि अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए पति के द्वारा पत्नी के गर्भ में जीव की क्या है? निष्पत्ति की जाती है, डिसाइड करके कि बोथ आर रेडी। सो पति क्या करता है? पत्नी के गर्भ में जीव की निष्पत्ति करता है। तो गर्भाधान संस्कार, सबसे पहले गर्भ का आधान यानी कि गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। संस्कार आपके क्या हैं? प्राचीन काल की वैदिक पद्धति का संस्कार। दूसरा है पुष्वन। तो पुष्वन है, ये भी आपके बच्चे के जन्म से पहले का संस्कार है। निषेचन के उपरांत, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के उपरांत बढ़ते हुए भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि। अब जब निषेचन हो चुका है और निषेचन होने के बाद इसके बाद आपके बढ़ते हुए जो भ्रूण बढ़ रहे हैं उसके स्वस्थ वृद्धि के लिए कि वो स्वस्थ रहे, मौज करे, मस्ती रहे, मतलब अच्छे से आपके वो उसकी स्वस्थ रूप से वृद्धि हो, तो इसके लिए दूसरे या तीसरे माह में जब पता चल जाता है कि बच्चे की क्या है गर्भ में वृद्धि हो रही है, तो इस समय आपके तीसरे माह में ये संस्कार होता है। जो ये संस्कार आपके क्या है? चाहते हैं कि ऐसे ही स्वस्थ वृद्धि होते रहे, तो ये आपके पुष्पन। कौन सा संस्कार है? पुष्पन संस्कार है। पहला जो संस्कार था वो पहला संस्कार कौन सा था? पहला संस्कार था वो था गर्भाधान था। उसके बाद में पुष्पन। पहला गर्भाधान, दूसरा आपके पुष्पन, 19, ठीक है ना, बिंदी आएगी यहाँ पर।
पुंसवन कहलाएगा। और नेक्स्ट तीसरा कौन सा? तीसरा है सीमांतोनयन। कौन सा संस्कार है? सीमांतोनयन संस्कार है। देखिएगा, ये भी आपके बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाता है संस्कार। तो तीसरा संस्कार आपके सीमांतोनयन संस्कार है। ये गर्भ अवस्था में, गर्भस्थ में शिशु के आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये द्वितीय संस्कार आपके जांच का संस्कार है। तो गर्भस्थ शिशु हैं, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आपकी द्वितीय जांच है। कैसी जांच है? द्वितीय जांच है। और संस्कार होता है, और ये छठे और 8वें मास में होता है। कौन से? छठे या आपके 8वें मास में हो, इसमें हो जाता है। तीसरा है सीमांतोनयन। कौन सा है? तीसरा सीमांतोनयन। थर्ड है सीमांतो तीसरा कौन सा है? सीमांतोनयन है। ये सीमांतोनयन कब होता है? आपके सीमांतोनयन छठे या 8वें महीने में होता है। ठीक है ना। दूसरी स्वस्थ जांच है बच्चे की। अब देखिएगा, ये तीन हैं, सीमांतोनयन, गर्भाधान, पुंसवन, ये सारे आपके जन्म से पहले हैं। ये जन्म है, इस जन्म से पहले हैं, जन्म से पहले। कब है? जन्म से पहले। तो फिर आते हैं जन्म के बाद या जन्म के जस्ट बाद में, और यहाँ पर है जात कर्म। सबसे पहले कौन सा? जात कर्म। जन्म के उपरांत है ये। नाल काटने या पिता का द्वारा शिशु के स्वस्थ और मेधावी होने की प्रार्थना करने का संस्कार है। नाल काटी बच्चे की, जन्म के उपरांत नाल काटते ही पिता है, ये पिता क्या करते हैं? शिशु के स्वस्थ और मेधावी होने की, कि कुशाग्र बुद्धि का हो, वो अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है ना, गणित के प्रश्न यूँ चुटकियों में हल कर ले, ठीक है ना, हिंदी तो फिर भी बेचारे को आती रहेगी, अच्छा है, स्वस्थ रहे, मौज करे, मस्ती मारे, ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। कौन करते हैं? पिताजी करेंगे, ठीक है ना, पिताजी करेंगे, पड़ोसी तो करने से रहे, पिताजी करेंगे भाई सब। और जात कर्म संस्कार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? जात कर्म संस्कार कहते हैं। ये थोड़ा नाम अलग होगा, ठीक है ना, जात कर्म संस्कार होगा ये, जात कर्म संस्कार। चौथा संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार। अगला संस्कार है जात कर्म के बाद में नामकरण संस्कार। और 8 या 10 दिन होने पर, आपकी 8 या 10 दिन हो गए और होने पर जन्म के समय, 8 या 10 दिन का होने पर आपके जन्म समय के अग्रादि की स्थिति के अनुसार शिशु का गुणवाचक नाम रखने का संस्कार। ठीक है ना भाई। ग्रहादि, जैसे जिसने कोई जन्म के समय ग्रहादि यानी कि जो चीज़ ग्रहण करी उस हिसाब से, ग्रहण किस हिसाब से, ग्रह आदि, ग्रह की स्थिति क्या थी, उसकी स्थिति के आधार पर क्या है, उसके अनुसार आपके शिशु का गुणवाचक नाम होता है। ठीक है ना। ग्रह दे के जाते हैं और उसके गुणों के आधार पर नाम दे देते हैं, जो भी है, बलवीर है, हनुमान है, महावीर है, जो भी उनका नाम देना होता है दोस्त। ठीक है ना। जो भी नाम देना होता है ग्रह आदि के देकर नामकरण संस्कार, ये 5वां संस्कार है और जिस पर नाम रखे जाते हैं। तो 5वां है नामकरण संस्कार। ठीक है, नामकरण संस्कार हो गया। अगला है निष्क्रमण संस्कार। नाम से निष्क्रमण है, यानी कि जन्म के चौथे महीने में, जन्म से चौथा महीना है, इस चौथे महीने में पिता बच्चे को जच्चा घर से बाहर निकालते हैं, और ताकि सूर्य दर्शन करे और एक बाह्य वातावरण के अनुकूल हो सके। तो बाह्य वातावरण इसके अनुकूल हो सके, जच्चा घर के हैं, जच्चा घर से आपके बाहर लाया जाता है पिताजी के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, कौन लाएगा? पिता ही लाएगा, पड़ोसी तो लाने से रहा फिर भी। तो ताकि सूर्य के दर्शन कर सके, बाह्य वातावरण के अनुकूल आपके हो सके, तो निष्क्रमण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। निष्क्रमण। छठा कौन सा? निष्क्रमण। अगला है अन्नप्राशन। जन्म के छठे मास में माँ के दूध के साथ में आपके अन्न का भी आहार देना प्रारंभ करने पर। तो अन्नप्राशन कब होता है? अन्नप्राशन तो आपके छठे मास में, छठे मास में। अब ऐसा तो है नहीं, बेचारा छोटा सा 2-3 महीने का है,
थोड़ा सा डील डोल तो होने दो, 6 महीने का होने दो, ऐसे नहीं पहले मुंह में घुसेड़ दे, ले बेटा खा, बेटा खा, ये ले काजू कतली खा, ऐसे तो होगा नहीं। बच्चे के नहीं दांत है ना कोई बात है, ठीक है ना। ये तो राइम बन गई। चलिए राइम नहीं करते हुए अन्नप्राशन के संस्कार के बारे में बात करें तो अन्नप्राशन का संस्कार आपके छठे मास में जब माँ के दूध के साथ में अन्न का आहार देने के प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो अगला कौन सा है, अन्नप्राशन, ठीक है ना। छठे महीने पर भोजन वगैरह। निष्क्रमण चौथे महीने में। नामकरण 10वें दिन। जातकर्म नाल काटने के बाद। ठीक है ना, ओके। और गर्भाधान, बीज रोपण है ये तो, बीज रोपण। ओके दोस्त, बीज रोपण है ये तो। और पुष्पन है या 2 या 3 माह के बाद, स्वस्थी की मनोकामना करने के बाद। सीमांतोन्नयन है 6 या 8 महीने के बाद। ओके दोस्त, चले अन्नप्राशन हो गया। नेक्स्ट है 8वां, देखते हैं अब बच्चे को क्या है, खाना वगैरह खिला दिया, अब थोड़ी मौज करवा दी, अब थोड़े बच्चे को रुलाते हैं। अरे रुलाएगा कैसे, बच्चे रोएगा कैसे। अरे ये लगभग 1 वर्ष का हो जाएगा ना, तो जन्म के समय के बाल हैं, ये बालों के प्रथम आपके मुंडन करवा दिया जाता है। बच्चा का मुंडन किया जाता है। बच्चा भयंकर रोता रे नहीं आता है। वैसे एक गोडे के बीच में, 1 साल को गोडे के बीच में इतना नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी है, बच्चा रोता है बेचारा। घोड़े के बाद तो बाद पूरी ज़िंदगी में देंगे। तो चूड़ाक्रम होता है, चूड़ाक्रम यानी कि चूड़ाक्रम, चूड़ के सर होते हैं, सर के बाल होते हैं, उनको कहते हैं। तो इस सर के बालों को क्या है, चूड़ तो सर होता है, तो सर के बालों का आपके क्या है, क्रम कर देना, यानी कि बाल हटा देना 1 साल बाद में, क्या कहलाते हैं, चूड़ाक्रम कहलाता है। चूड़ाक्रम संस्कार है जो 1 साल बाद में, कब होता है, 1 साल बाद में बच्चे के बाल हटा देते हैं, बालों की आपके हटा देते हैं। फिर नम्मा देखते हैं। नम्मा संस्कार है कर्णवेद, बाल हटाए, अब बच्चे को और दुख दो, यानी कि उसके कानों में ठींडे कर दो। तो आंतरवर्दी आदि रोगों के निवारण आपकी क्या है, आंतरवर्दी वगैरह आदि रोगों के निवारणार्थ वास्ते आपके एक्यूपंक्चर चिकित्सा का एक संस्कार है, जिसमें कानों का छेदन कर रजत या फिर स्वर्ण आभूषण है ये पहनाते हैं। तो अंतर्वर्दी है आदि रोग ना हो, इसके आपके निवारणार्थ क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, उस बेचारे के कान को पंचर कर देते हैं, ठीक है ना। ये समझो कर्णवेद संस्कार होता है वो। तो ये है कर्णवेद संस्कार, ये कान में ठींडा करने का ऐसे। अगला है, फिर करते हैं यार बच्चे को और थोड़ा प्रताड़ित, क्या करेंगे, विद्या का आरंभ कर दो। अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे के लिए सजा सी कम नहीं है। गुरुकुल जाकर आपकी शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। गुरुकुल जाकर शिक्षा का प्रारंभ करना विद्यारंभ कहलाएगा। तो लो फिर करा देंगे विद्या का आरंभ, विद्या आरंभ, ठीक है ना। विद्या प्लस आरंभ क्या है, गुण आपके दीर्घ संधि है, विद्या आरंभ। फिर अगले में देखते हैं अगला कौन सा संस्कार आता है। अगला है उपनयन संस्कार। विद्या आरंभ कर दी है, तो ये आपके उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं जिसे। विद्या यानी कि आरंभ की योग्यता और आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के द्वार पर ये संस्कार है। तो विद्या अध्ययन है, या विद्या का खुद अध्ययन कर ले, उसके आरंभ की योग्यता और आध्यात्मिक जीवन के प्रवेश के द्वार पर एक संस्कार है। यज्ञोपवीत में 3 धागे, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण। तो पितृ, देव और ऋषि ऋण में आपके स्मरण चिन्ह होते हैं, और बालक को गुरु के पास भेजते हैं। बालक को गुरु के पास भेज दिया जाता है। उपनयन संस्कार में 3 प्रकार के धागे होते हैं, ये बात याद रखना। तीनों धागे में ऋण है, ये तीनों ऋण है। एक तो आपके कौन से, पितृ ऋण है, मातृ ऋण नहीं है इसमें शामिल। तो पितृ ऋण है, पहला ऋण पितृ, दूसरा ऋण देव ऋण, और एक है ऋषि ऋण। सॉरी, एक कौन सा भाई, ऋषि ऋण है, देवी है ना, सही बिल्कुल। एक ऋषि ऋण है, एक ऋषि ऋण है,
एक ऋषि ऋण हो गए, तो ये 3 ऋण हो गए। और आपके क्या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के द्वार पर, द्वार रूप पर यह संस्कार होता है, यज्ञोपित होता है, यज्ञोपित होता है, ठीक है ना। 3 धागे हो गए। बालक को गुरु के पास भेज दिया जाता है उपनयन में। कौन सा है? उपनयन। 3 ऋण, 3 ऋण से याद रखना, 3 ऋण से ये उपनयन। फिर 12वां देखते हैं। 12वां है वेदारंभ। क्या है 12वां? गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ और पूर्णतः शैक्षणिक संस्कार है ये। प्रारंभ में उपनयन और वे वेदारंभ एक साथ साथ होते थे, बाद में अलग अलग हो गए। पहले तो ये जो उपनयन होता था और वेदारंभ होता था वो साथ में ही होते थे। जो अभी उपनयन देखा था वो उपनयन और आपके वेदारंभ साथ में होते थे, लेकिन फिर अलग अलग कर दिए गए और वेदा अध्ययन प्रारंभ किया जाता था। वेदा अध्ययन है, वेदों का अध्ययन है, वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना वेदारंभ है। क्या आपके वेदारंभ, ठीक है। पहले ये साथ में थे लेकिन फिर अलग कर। अगला है केशांत या गोदान संस्कार। अब देखो ये भी एक प्रकार का संस्कार। देखे तो गुरु के पास अध्ययन के दौरान 16 वर्ष की जब आयु हो जाए तो पहली बार अपनी दाढ़ी मूछ है, ये दाढ़ी मूछ पहली बार बनाना, गुरु को एक गाय दक्षिणा में देना। गुरु को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, एक गाय दक्षिणा में देना, दाढ़ी मूछ है, ये दाढ़ी मूछ अपने बनवाना। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके प्रमुख रूप से आपके केशांत या फिर गोदान संस्कार में होता है, ठीक है। केशांत, केशांत या फिर गोदान। अगला देखिए, अब बच्चे का विवाह वगैरह तो करे यार, शिक्षा खत्म करो, विवाह वगैरह करो। अगला है आपके समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में अध्ययन और ब्रह्मचार्य श्रम है, इसका समय हो जाता है पूरा, और ग्रस्त बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह ये क्या है? दीक्षांत समारोह है, फेयरवेल है ये, फेयरवेल है, फेयरवेल कहते हैं क्या? हाँ फेयरवेल कहते हैं, ठीक। समावर्तन संस्कार है, क्या है? समावर्तन संस्कार है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा विवाह संस्कार। विवाह में आपके क्या है? हिंदू धर्म के विवाह आपके अनुबंधन या समझौता नए के संस्कार हैं ये आपके, ठीक है ना। आजकल कहते हैं ना ये एक अनुबंधन है, ये तो एक किसी प्रकार का अपने क्या है, एक हमने तो समझौता करके रखा है। अरे भाई समझौता नहीं, ये एक संस्कार है, ये गृहस्थ कर्तव्यों के पालन करने की शपथ लेना होता है। इसमें औकात नहीं है, वो हिम्मत ना पड़े तो मत करो। आजकल तो मजाक बना के रखा है, चलो जैसी इच्छा वैसी करो। अंत्येष्टि संस्कार, सांसारिक जीवन का अवसान मृत्यु में। जो सांसारिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन का आसवन अवसान मृत्यु में आपकी क्या है? मृत्यु में और संस्कारों की समाप्ति विधि है। विधि विधान से देह के अग्नि को समर्पित करने की अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत से अंत्येष्टि हो जाता है, अंतिम संस्कार रहता है मानव का जीवन का, ठीक है ना। एक दुखद घड़ी कहाँ शुरू होता है? गर्भधान से, और कहाँ गर्भ के धान से। अंत्येष्टि संस्कार से जीवन का अंत होता है, ठीक है। तो अंत्येष्टि संस्कार है जीवन का अंतिम संस्कार होता है। उससे पहले विवाह संस्कार हो चुका होता है, विवाह के बाद सीधा अंत ही होता है, विवाह के बाद में सीधा अंत होता है इंसान का। संस्कारों के अकॉर्डिंग क्या होता है? अंत होता है। संस्कारों के अनुसार क्या होता है? अंत होता है। संस्कारों के हिसाब से अंत होता है। तो समावर्तन हुआ, समावर्तन में ठीक है। दीक्षांत समारोह एक तरीका का दीक्षांत समारोह। फिर है आपके विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद में 16वां नंबर पर हो गया विवाह संस्कार के बाद में लास्ट अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, जीवन के अंत का संस्कार। ये 16 संस्कार हैं दोस्त। 16 संस्कारों की एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि जो बीज रोपण है पिताजी के द्वारा माताजी के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके अब जो बीज रोपण किया जाता है वो है पति के द्वारा पत्नी के गर्भ में बीज रोपण करना, गर्भदान संस्कार है। फिर 2-3 महीने के बाद पता चलता है स्वस्थ कैसा है, स्वस्थ की मनोकामना के लिए आपके पुष्पन का संस्कार होता है। पुष्पन का संस्कार होने के बाद पुष्पन का जो संस्कार हुआ, पुष्पन के संस्कार के बाद में पुष्पन है, इस पुष्पन के आपके संस्कार के बाद में सीमांतोनयन होता है। सीमांतोनयन ये आपके 6 से या 8वें महीने में दूसरी जांच होती है, बच्चे की स्वास्थ्य की मनोकामना इसमें भी की जाती है। और यह प्रमुख रूप से गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोनयन तीनों आपके जन्म से पहले के संस्कार है। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा संस्कार
बच्चे के जन्म के पहले से नहीं है, बाद का कौन सा है। फिर आपके चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार, जो भी आपके नाल काटने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य और आपके मेधावी होने की कामना पिता करता है। पांचवा है नामकरण, 10वें दिन पर ग्रह आदि की स्थिति देखकर बच्चे का नामकरण किया जाता है। छठा है निष्कर्मण, निष्कर्मण में बच्चे की आपके 4 महीने के बाद जब बच्चा हो जाता है तो उससे पिता आपके जो जच्चा घर होता है उस जच्चा घर से बाहर लाकर क्या है सूर्य आदि का दर्शन करवाते हैं और बच्चे को बाहरी वातावरण के अनुकूल किया जाता है। सातवां हो जाएगा अन्न, आपके क्या है अन्नप्राशन है। तो बच्चा जब 6 महीना हो जाता है तो माँ के दूध के साथ साथ में अन्य भोजन भी आपके कोई है वो मुंह में दिया जाता है। ओके। और आठवां है चूड़ाक्रम, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चे को पकड़ के ऐसे उसके क्या किया जाते हैं, क्या है आंत वगैरह अच्छी रहे, आंत संबंधी रोग ना हो आपके, इसलिए उनके केस हैं उन केसों को हटाया जाता है। फिर है वो आपके कर्णवेद संस्कार है, आंतों के संबंधित कर्णवेद है, वो पहले वाले का नहीं है। तो कर्णवेद है, कर्णों में छिद्र करना आपके रहता है ताकि बच्चे की आंत संबंधी वृद्धि संबंधी बीमारी ना हो। 10वां आपके वेद आरंभ होता है, जब बढ़ना प्रारंभ करता है बच्चा गुरुकुल में जाकर। 11 उपनयन है, जो 3 ऋण, पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण के बारे में बात कही गई। 12वां है वेदारंभ, जो उपनयन और वेदारंभ समान थे, भविष्य में जाकर चेंज हो गए। और केशोकांत गोदान है, जो 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो दक्षिण वो आपके गुरुकुल में क्या करता है, गुरुकुल में अपने दाढ़ी मूछ बनाता है और गुरुजी को क्या देता है, गाय आपके दक्षिणा में देता है। फिर आपके समावर्तन है, जो दीक्षांत समारोह होता है, बच्चे की शिक्षा समाप्त होती है, समावर्तन कहते हैं उसे। 15वें नंबर पे विवाह संस्कार है, जब बच्चे का विवाह होता है। 16वें पे अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार जो जीवन का अंतिम संस्कार है, जब अंतिम संस्कार देह को अग्नि के प्रज्वलित या ज्वलित कर दी जाती है। तो ये आपके 16 संस्कार हुए। 16 संस्कार पढ़ने के बाद मज़ा आ गया ना, स्वाद आया, तो अब क्वेश्चन करो लाला। बात तो क्वेश्चन से होगी, मज़े आने से नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद, मैंने कहा ना ये सब क्वेश्चन तो बनेगा। तो आपके जो गर्भधान है ये सबसे पहला संस्कार है, पुष्पन दूसरा संस्कार है, सीमांतोनयन तीसरा संस्कार है। तो आपके जात कर्म जो संस्कार है ऑप्शन डी, ये आपके जीवन के बाद में जब बच्चा जन्मता है, नाल काटने के बाद बच्चे के पिताजी उसके स्वस्थ और मेधावी होने की आपकी पूजा कर मतलब प्रार्थना करते हैं। इस संस्कार के तहत बच्चे के जच्चा ग्रह से आपके बाहर लाकर सूर्य को दर्शन करवाए जाते हैं। नामकरण में बिल्कुल नहीं नाम होगा। निष्कर्मण में देखते हैं, अन्नप्राशन में बिल्कुल भी नहीं, अन्न ये तो आपको 6ठे महीने में दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। चूड़ाक्रम तो 1 साल में होता है, जब बच्चे का सर मुंडवाया जाता है। तो ऑप्शन बी है इसका, आपकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो ए हो गया, ए नहीं बी, ऑप्शन बी है ये आपकी क्या निष्कर्मण संस्कार है, जच्चा घर से बाहर निकल कर सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। चले अगला प्रश्न है, अगला बच्चे के बालों का आपके प्रथम मुंडन कब करवाया जाता है। तो कर्ण वेद में तो कान वेदते हैं, उपनयन में तो पढ़ाई वो आपके 3 ऋण वगैरह से संबंधित हो गया। विद्या आरंभ तो भाई विद्या का आरंभ हो गया, तो चूड़ाक्रम है, क्या है ऑप्शन है चूड़ाक्रम। यज्ञोपित संस्कार कौन सा है। तो यज्ञोपित संस्कार आपके उपनयन संस्कार हैं, या फिर आपके विवाह संस्कार है, वानप्रस्थ है, या समावर्तन है। तो आपके क्या है दोस्त, आपके उत्तर क्या होगा, आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनयन संस्कार। अगला वह संस्कार कौन सा जो बालक को विद्या आरंभ है तो गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। तो आपके ये तो कौन सा हो जाएगा, यज्ञोपित होगा, चूड़ाक्रम होगा, सीमांतोनयन होगा। सीमांतोनयन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चूड़ाक्रम भी नहीं होना चाहिए, पाणी ग्रहण भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी से मेरे को लग रहा है यज्ञोपित होगा। क्या होगा, यज्ञोपित होगा, क्योंकि यज्ञोपित किसका नाम है, जो आपके उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार का ये आपकी क्या है नाम है यज्ञोपित। 3 धागे दे बालक को गुरु के पास भेजते हैं इसमें। अगले देखते हैं, अगला छठा मनुष्य है, इस मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार, जीवन का अंतिम संस्कार तो आपके अंत्येष्टि संस्कार है, ऑप्शन सी अंत्येष्टि संस्कार है। चलिए अब ये हो गए हैं, और इनके बाद में जो जन्म से बच्चे के जन्म के संबंधी अपने संस्कार हैं वो संस्कार देखते हैं, ठीक है। तो ये संस्कारों में आपके सबसे पहले संस्कार है गर्भाधान। कौन सा है, गर्भाधान संस्कार है।
नवविवाहित जो स्त्री है, नवविवाहित स्त्री है, उसके अपने गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही उत्सव का आयोजन होता है। नवविवाहित हुई, ये गर्भाधान उस गर्भाधान से अलग है, ठीक है ना, वो गर्भाधान ये गर्भाधान संस्कार अलग हैं। इसमें तो जैसे ही गर्भवती होने की जानकारी मिलती है तो मांगलिक गीत गाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, मांगलिक गीत उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, मांगलिक गीत गाए जाते हैं। ये क्या है, ये आपकी इससे संबंधित है राजा, ये क्या आपके इससे संबंधित है, ठीक है। फिर जन्म है, यदि घर में लड़के का जन्म होता है तो घर की महिलाएं आपकी कांसे की थाली बजाती हैं। देखा होगा कि ऊपर चढ़ के छत पे, छत नहीं हो तो बड़ी भींत नहीं हो तो भाई दीवार, कुछ नहीं हो तो बाहर खड़े रहो ऐसे, ठीक है ना। तो ऊपर चढ़ के ऐसे कांसे की थाली है वो बजाते थे। परंतु लड़की हो गई तो क्या बड़ा आपके बजाते हैं सूप छाजला, जो क्या है आपके सूप और छाजला आपने देखा होगा, वो जो अन्न होता है ना, अन्न को साफ करने का पात्र होता है, उसे सूप या छाजला कहते हैं, उसे बजाते हैं, ठीक है ना। बालक के जन्म के 8वें दिन बहनें और बेटियां हैं, घर बुलाया जाता है। बालक का जन्म हो जाता है, 8वां दिन होता है। इस 8वें दिन पर बहनें और बहनों के साथ में बेटियां हैं, उनको घर बुलाया जाता है। और इसी दिन आपकी बहनें हैं आख्या करती हैं तथा साठिया भेंट करती हैं, ठीक है ना। क्या करती है, साठिया एक नाम सुना होगा, साठिया है वो साठिया भेंट करती है। आजकल तो कभी आपने साठिया देखा नहीं होगा, साठिया भेंट करती है। और इस दिन बहनें क्या है, आख्या करती हैं, क्या करती है, आख्या करती हैं आपने। नामकरण है, बच्चे के जन्म के 10वें और 12वें दिन पे क्या है, किसी पंडित से बुलाकर उसका नामकरण संस्कार करवाया जाता है। जामना देखते हैं, तो जब पुत्र जन्म हो जाता है तो जच्चा के पीहर पक्ष से, तो पुत्र जन्म पर जच्चा के पीहर पक्ष की ओर से क्या है, वस्त्राभूषण भेंट करना जामना कहलाता है। तो बेटी के पीहर आपके कहीं है पुत्र वास्ते कहीं है कपड़ा भी जाए नहीं, वस्त्राभूषण वगैरह, वस्त्र लाए, आभूषण लाए, जो भी लाए, ये क्या है आपकी जामना कहलाता है। तो बच्चे की क्या है, जो जच्चा के पीहर पक्ष की तरफ से आते हैं, जच्चा के पीहर पक्ष की तरफ से क्या लाया जाता है, जामना होता है, जामना कहलाता है, ठीक है ना। सुहाड़ क्या रहते हैं आप देखिएगा, सुहाड़ वो होती है जब महिला होती है वो अपने नव प्रसूता होती है, उसे कहते हैं अपन, उसके लिए सौंठ है, अजवाइन है, घी है, खांड है, तो उसके लिए क्या मिश्रण करके लड्डू बनाए जाते हैं, यानी कि सन्नाटा तैयार किया जाता है, तो वो क्या है, सुहाड़ कहते हैं उसे। तो क्या है, सुहाड़ तैयार करना उसे कहते हैं, वो सुहाड़ होती है प्रसूता, नव प्रसूता के लिए सुहाड़, ठीक है ना। पनघट पूजन क्या है, जो बच्चे के जन्म के कुछ दिन उपरांत कुआं पूजन की रस्म होती है। महिलाएं गीत गाती हुई कुएं पर जाती है और कुआं पूजने के पश्चात नव प्रसूता कुएं पर आपके जा सकती है। जब ये आपके पनघट पूजन हो गया तो ये कुआं पूजन की रस्म हो गई, तब जो नव प्रसूता है वो अभी आपकी क्या है, कुएं पे जा सकती है। इस प्रथा को आपकी क्या है, जलवा पूजन भी कहते हैं। इस प्रथा को क्या कहते हैं, जलवा पूजन है, ये जलवा पूजन भी कह सकते हैं, और इसे आपकी पनघट पूजन भी कह सकते हैं। पनघट पूजन या आपके जलवा, जल का पूजन या पनघट पूजन, ठीक है ना, ये कुछ भी कह सकते हो आप दोनों नाम, ठीक है। एक है जड़ूला, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष आपकी क्या है, सिर के बाल है वो हटाना, मुंडवाना क्या कहलाता है, जड़ूला कहलाता है, जड़ूला कहलाता है। और इसे चोल या चूड़ाक्रम भी कहते हैं, ये तो अभी तो हम देखा ही था, चूड़ाक्रम तो, और चोल या चूड़ाक्रम भी कहते हैं जड़ूला को, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता की पीहर पक्ष की तरफ से कपड़े हैं, खिलौने हैं, मक्के की फूलें आपके हैं, जो पॉपकॉर्न कहते हैं, मक्के की फूल है पॉपकॉर्न, वो लाना क्या कहलाता है, ढूंढ कहलाता है, ढूंढ कहलाता है। जब बच्चे की पहली होली होती है, ठीक है ना, जब बच्चे की जन्म की पहली होली होती है, बच्चे की पहली होली होती है, ठीक है ना, उस होली पर जो पीहर पक्ष वाले हैं, प्रसूता के पीहर, अब खुद के उसके तो पीहर होने से रहा, तो प्रसूता के पीहर पक्ष की तरफ से क्या आते हैं, उसके आपके कपड़े आते हैं, खिलौने आते हैं, और साथ में मक्के के फूल आते हैं, पॉपकॉर्न आते हैं दोस्तों, पॉपकॉर्न आते हैं, और ये पॉपकॉर्न दिया जाता है, तो ये कहलाता है ढूंढ, क्या कहलाता है, ढूंढ कहलाता है। तो थोड़ा उच्चारण सही करना, नाम है ढूंढ, क्या है, ढूंढ है इसका नाम। और आप फिर है सगाई, अरे यार इतना जल्दी सगाई कैसे आ गया, तो चलो सगाई वगई आ रही है।
तो बच्चे के जन्म से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं अपन। तो फिर अपन क्या है, आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ से है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम बार जब पुत्र के जन्म हुआ, प्रथम बार जब पुत्र का जन्म हुआ, इस अवसर पर बालक और उसके परिवार के ननियाल पक्ष की तरफ से जो वस्त्र और आभूषण लाए जाते हैं, क्या वो मायरा होता? मायरा कहाँ यार, अभी मायरा थोड़ी भरेगा, अभी तो बच्चे का जब ब्याह होगा तब उसकी माँ के लिए मायरा भरेंगे, ठीक है ना। आड़ तब लेके आएंगे। तो जुआरी है, जुआरी यहाँ से इससे संबंधित थोड़ी यही है। पेरावणी है, पेरावणी उड़ावणी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, जामना है। ऑप्शन सही होगा जामना आपके होगा, ऑप्शन ए जामना लाएंगे। लड़की के जन्म पर क्या बजाया जाता है? थाली बजाते हैं? नहीं, ये तो लड़के के बजाते हैं। कटोरी? नहीं यार, ऐसे क्या कर रहे हो, कटोरी बजाएंगे क्या? ढोल बजाएंगे, बजाना तो चाहिए लेकिन ढोल नहीं बजाते। क्या बजाते हैं? छाजला बजाते हैं, छाजला, ठीक है दोस्त। चले अगला है शुआड़ क्या है। अब आपसे पूछे शुआड़ क्या है? विवाह की रस्म है? बिल्कुल नहीं है, शुआड़ थोड़ी है। मृत्यु की रस्म? नहीं। नवपुरुषता के खिलाने वाले लड्डू? वेल लड्डू ना आते शुआड़ हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही है, सी सही है। जन्म के समय एक आयोजित जिसमें आपके पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा करती हैं महिलाएं, तो वो क्या कहलाती हैं अपने? जलवा समारोह है, तोरण है, क्या है? ये आपसे ऑप्शन बी हो जाएगा, जलवा समारोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवा समारोह हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके क्या, किस समारोह में, ये हाँ, किस समारोह में, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के आपके पहली बार बाल काटे जाते हैं? तो बडार थोड़ी है, बडार तो आपके विवाह संबंधी होगा। जड़ूला है, शामिला, शामिला भी विवाह संबंधी, आज्ञा नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा जड़ूला, जिसे चूड़ा या चोल भी कहते हैं। राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ क्या है? तो ढूंढ के बारे में जब बात आती है तो ढूंढ एक पुत्र के जन्म के 10 माह, पुत्र के जन्म के 10 माह के बाद किया जाने वाला उत्सव होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये एक लोक नृत्य होता है? बिल्कुल नहीं, ये कोई नृत्य थोड़ी होता है। और तीसरी बात, बच्चे के जन्म की पहली होड़ी पर आपके प्रसूता के पियर पक्ष की ओर से, बच्चे की जन्म की आपके पहली होड़ी होती है, पहली होड़ी पर प्रसूता के पियर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार होता है, ये संस्कार आपके ढूंढ कहलाता है, ऑप्शन सी इज राइट। विवाह संबंधी निश्चित होने पर वर के दिया जाने वाला उपहार वगैरह ये कुछ नहीं होता, वो टीका होता है। अब मजा आएगा विवाह संबंधी पढ़ने में, विवाह संबंधी में तो और भी ज़्यादा स्वाद है, ठीक है ना। कोथली क्या होता है ठीक है ना, टीका क्या होता है। सबसे पहले तो सगाई करो, विवाह करने जाओगे तो सबसे पहले तो सगाई करो। क्या कर लो, पहले तो सगाई कर लो, सबसे पहले तो सगाई कर लो। सगाई करने के बाद कोई बात करते हैं तो वर पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने हैं, कपड़े हैं आदि दी जाती हैं, उसे पेरावणी या चीकनी कोथली कहते हैं। क्या है? पेरावणी या चीकनी कोथली कहते हैं। जो वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने हैं, कपड़े हैं, वो दिए जाते हैं, सगाई तय की जाती है, और उसे जो देते हैं वो पेरावणी कहलाते हैं या चीकनी कोथली कहलाते हैं, ठीक है। फिर है लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी। सगाई कर लिया, विवाह की तैयारी करो, तो सबसे पहले आप सगाई के पश्चात कन्या पक्ष की वाले पुरोहित से विवाह की आपकी तिथि है वो तय करवाते हैं। सगाई के पश्चात कन्या पक्ष आपके पुरोहित से विवाह की तिथि तय करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पहला टिक गया कौन, वर पक्ष वाले, कि लो भाई तारीख निकलवा लो, अपन करते हैं, ठीक है। तारीख का काम निकालने का ये इनका तो होता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तारीख ये तो निकालेंगे नहीं, ओके। तारीख निकालने का काम कौन करेगा? तारीख निकालने के वाली वधू पक्ष वाले ही करेंगे, कन्या पक्ष वाले। तो क्या है, उसे एक कागज़ पर लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भेजते हैं। तो क्या करते हैं, एक कागज़ में लिखकर एक नारियल भेजते हैं, साथ में वर को भेज देते हैं। तो ये आपकी लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी हो गई। टीका या तिलक क्या है? तो विवाह निश्चित होने पर आपके उपहार जो लड़की के पिता की ओर से जो लड़के को भेजे जाते हैं उसे टीका कहते हैं, तिलक कहते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से अब क्या कहे, ये आपके प्रथा सही है कि नहीं है, राम जाने। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार होते हैं, उन उपहार को रीत कहते हैं। तो रीत वर्सेस टीका, एक है रीत, एक है टीका। ये तो महिला पक्ष की वधु पक्ष की तरफ से वर को दिया जाता है, और ये आपके वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को लड़की को भेजे जाते हैं, ठीक है। बरी पड़ला। विवाह के अवसर पर आपके
वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए जो श्रृंगारिक सामान है, गहने हैं, कपड़े हैं, बरी पड़ला हैं आदि कहते हैं उन्हें। जो कपड़े, गहने और श्रृंगार सामान लेके आते हैं वो बरी पड़ला कहलाता है। क्या कहलाते हैं? बरी पड़ला कहलाते हैं। इकतारी क्या है? इकताई देखिएगा, जो वर की अंग रखी है, कुर्ता है और चूड़ीदार पायजामा बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से अपने नाप लेना इकताई कहलाता है। इकताई वही है कि अंग रखी हो गया, कुर्ता हो गया, चूड़ीदार पायजामा हो गया, तो दर्जी मुहूर्त से आता है, नाप लेता है, उसे इकताई कहते हैं। तो दूल्हे के माप लेना इकताई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। क्या कहलाता मित्र? इकताई कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, मुगदना क्या है? मुगदना तो अपने ईंधन है, एक प्रकार भोजन पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली लकड़ियों की मुगदना कहते हैं, और विनायक पूजन के बाद लाई जाती है। विनायक पूजन करेंगे फिर मैं आपको मुगदना लेके आएंगे, वरना तो क्या है, आपके काम है वो बिगड़ सकता है। कांकड़ डोरडा क्या है? तो कांकड़ डोरडा जो वर वधु है उसके दाहिने हाथ में धागा मोली है, लाल पीले रंग का सूत बांधी जाती है, जिसे कांकड़ डोरडा आपके कहते हैं। ये विवाह के बाद हटा देते हैं। तो वर वधु के दाहिने हाथ में बांधेंगे, ठीक है ना, जिमणी हाथ, तो धागा मोली बांधी जाती है और कांकड़ डोरडा कहते हैं, उसे विवाह के बाद हटा दिया जाता है। राती जुगो क्या है? राती जुगो के बारे में बात करें तो वर के घर पे बारात जाने से पूर्व की जो रात्रि होती है कि अब कल जाएगी बारात, तो इसे जस्ट एक दिन पहले क्या करेंगे? राती जुगा करेंगे, ठीक है ना। और वधु के घर पर भी होगा विवाह के पूर्व की रात्रि, जो विवाह के पूर्व की रात्रि है, तथा सुहाग रात्रि को रात भर आपके जागरण कर वर वधु की आपकी क्या है? मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। वर के घर पर आपकी बारात जाने के पूर्व रात्रि को होता है रात्रि जुगा, और वधु के घर पर आपके क्या है? विवाह के पूर्व की जो रात्रि होती है, और साथ में जो तथा सुहाग रात्रि होती है उसको रात भर के जागरण कर वर वधु की मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीतों के साथ में मेहंदी, चुंदड़, काछवा, आपके मीरिया, खटमल, ओढ़नी, कुगड़ी आदि आपके गीत गाए जाते हैं। 32 आपकी क्या है? 32 नूतना। विवाह के समय वर और वधु की माता अपने पियर वालों के निमंत्रण देने व पूर्ण आपके सहयोग देने की कामना प्राप्त करने के आपकी क्या है? करने जाती हैं। 32 नूतना क्या है? 32 नूतना ये चीज़ है कि अब वर या वधु की मतलब लड़के या लड़की की शादी हो रही है, तो माता जी क्या निकल जाएगी? पियर निकल जाएगी और कहेगी मेरे बच्चे की शादी हो रही है, और वो अपने आप समझ जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है? ये 32 नूतना है। क्या है? 32 लूटना, अरे लूटना नहीं, नूतना, गलत सुन रहे हो आप। तो 32 नूतना, जिसने भी नाम रखा है बहुत शानदार रखा है। मुंह में दांत कितने होते? 32, और नूतना है तो 32 नूतना, लूटना, 32 लूट लो। चलो नेक्स्ट अपन देखें, जानोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से शादी से पहले दिया जाने वाला सामूहिक भोज होता है। देखो, वर पक्ष है, इस वर पक्ष की ओर से अपने शादी से पहले ही दिया जाने वाला, देखो जान जा रही है तो उस जान को जाते हुए, तो शादी से पहले ही आप क्या है? सामूहिक प्रतिभोज करवा रहे हो वर पक्ष की ओर से, तो ये जानोटन है। क्या है दोस्त? जानोटन है। नेक्स्ट है मायरा, फेवरेट आ गया ना। लड़के की विवाह के समय माता अपने पिहेर वालों को निमंत्रण भेजती है, और पियर पक्ष वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ देते हैं, उसे मायरा कहते हैं। और कुछ क्या, बहुत कुछ देते हैं। आर्ट की मनोकामना है यहीं पर पूरी होती हैं आधे से ज़्यादा महिलाओं की, और बाजू की आपकी क्या है? मनोकामनाएं शादी के दिन वर पक्ष की ओर से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और कुछ साल अड़ीकने के बाद जब मायरा होता है, उस मायरे में ये भी आपकी मनोकामना पियर पक्ष वाले पूरी कर देते हैं। तो ये इस तरह से बाजू और आपके आर्ट के बीच में ये जीवन क्रम चलता है, और इसी में ही लगे रहते हैं भाई साहब। बिंदोली देखिएगा, विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधु की निकाली जाती है, और उसे बिंदोली कहते हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए आपके गले गले घूमते हैं, देखा होगा, तो वो बिंदोली निकाली जाती है बस। मोड़ बांधना क्या है? विवाह के दिन वर के सिर पर आपके सेहरा है। अब विवाह के दिन ही वर के सिर पर आपके सेहरा बांधेंगे, और उसे क्या कहते हैं? मोड़ बांधना कहते हैं, ठीक है ना। निकासी है, तो निकासी क्या है? वर अपने संबंधियों के साथ में जो अपने संबंधी है उसके साथ में वधु के घर की ओर आपकी क्या प्रस्थान करता है, जिसे निकासी या जान चढ़ना कहते हैं। जान चढ़ गई, ठीक है ना, जान चढ़ गई, गाड़ी में चढ़ गई, जान चढ़ गई। टूटियाँ क्या है? जब बारात रवाना हुई तो पीछे एक रस्म होती है। दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की जो स्त्रियां हैं
लोक नाट्य के आपके रूप में एक नकली विवाह का आयोजन करती है और इसे आपके क्या कहते हैं, टूंटिया कहते हैं। और यही टूंटिया आपकी टूंटी बजवा देगा, क्वेश्चन पक्का आ सकता है। टूंटिया क्वेश्चन आता है, टूंटिया क्वेश्चन आता है। जो टूंटा हरामी होता है, हरामी आएगा क्वेश्चन। अब देखो झुकाव क्या है, तो जो सायं के समय विवाह का मुहूर्त से पहले कुछ पहले अथवा सूर्यास्त तक आपके वर्ग का जो जुलूस निकाला जाता है, उसे जुलूस को आपके क्या डुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डुकाव कहते हैं। तो डुकाव क्या समझ में आया? डुकाव आपके जो शाम के समय विवाह है, विवाह मुहूर्त से कुछ पहले या सूर्यास्त तक वर्ग के जो जुलूस निकल रहा है, ये डुकाव है। अब देखो बारात है, बारात चली गई है, बारात चली गई है, बारात जाते ही उसका स्वागत तो होगा कि नहीं होगा बारात का? क्या ऐसे कहेंगे, अरे यार निकम्मे लोग उठ के आ गए हमारे, ऐसे तो कहने से रही। तो देखो सामड़ा, जब वर वधु के घर पहुंचता है तो वधु के पिता के द्वारा अपने संबंधियों के साथ में, पिता बैठता है, साथ में संबंधी बैठते हैं, उन संबंधियों के साथ में वर पक्ष का क्या है, स्वागत करना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आ गए, अरे दिख रही बारात आ रही है तो क्या करेंगे, वर के जो आ रहे उसके ससुर जी क्या करेंगे, अंदर जाके लुक जाएंगे? नहीं, अपने संबंधियों के साथ में बैठेंगे आगे, शामिला कहते हैं उसे, स्वागत करेंगे। उस स्वागत को क्या है, और इसे आपकी क्या है, इसे मधुपर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपर्क है, ये मधुपर्क भी कहते हैं, मधुपर्क कहते हैं, ठीक है ना। कंवारी जान का बात क्या होता है, जो बारात आई उस बारात में आपके क्या कोरे बैठ कर आपके शामिल कर लोगे, यानी कि शामिल में तो वैसे भी आपकी जो चीज़ें होती है वो ले ली जाती है, तो शामिल कर लोगे तो उनके बाद बचेगा क्या, और शामिल करने के बाद वो क्या निकलो, ऐसे थोड़ी होगा, भोजन वजन कराओगे नहीं कराओगे, तो अभी क्या है, जान पंडित जी नहीं है, तो ये क्या होती है, कंवारी जान का बात होता है। बारात का स्वागत करने के बाद जो करवाया जाना वाला भोजन होता है उसे कंवारी जान का बात कहते हैं। फिर तोरण मारेगा कि नहीं मारेगा, जब वर होगा या वर कन्या के घर पर प्रथम बार पहुंचता है और घर के दरवाजे पर बंधे तोरण होता है, उस घोड़ी पर बैठे हुए आपके छड़ी या तलवार का 7 बार छूता है। कितने बार छूता है? 7 बार छूता है, और ये क्या है, विजय का प्रतीक माना जाता है। क्या मैंने गढ़ फतेह कर ली? अरे गढ़ फतेह नहीं करी, तो अभी गढ़ के नीचे आया है, ठीक है ना। तो तोरण मार ली, इसके बाद पाणी ग्रहण या फेरे। देखो धर्म के अनुसार वर वधु का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा करता है और अग्नि के चारों ओर क्या है, 7 फेरे लेता है। वैसे 7 फेरे नहीं है, 5 ही फेरे हैं, पता नहीं 7वां कहाँ से आ गया। पति पत्नी बन जाते। फिर हिरावणी क्या होता है? विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला भोजन होता है। विवाह के दौरान जो दुल्हन है, इस दुल्हन को भोजन देंगे कि नहीं देंगे, या फिर वो बैठे रहेगी, तो वो हिरावणी, जो दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा होता है, कलेवा मतलब सुबह का भोजन, तो वो उसे कहते हैं हिरावणी, ठीक है ना। कन्यावल क्या है? विवाह के दिन, जो विवाह के दिन वधु के माता पिता हैं, बड़े भाई हैं और बहनें हैं, वो उपवास करते हैं। तो पूरी दुनिया ठोकती है, वो आराम से बैठकर उपवास कर, आराम से कहाँ बैठते बेचारे, वो क्या करते हैं, उपवास करते हैं और भागते भी हैं। तो आराम से बैठकर तो कौन है, दूसरे लोग ठोकेंगे, ठीक है ना। तो जिमणो वो, और ये आपके क्या करें बेचारे, उपवास कर रहे हैं। तो इसे कन्यादान के पश्चात ही वे कन्या का मुख देकर और फिर भोजन करते हैं। कन्या का मुंह देखते हैं फिर भोजन करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कन्यावल कहते हैं, ठीक है ना। कन्यावल के बाद में बरोटी। देखो विवाह हो गया, विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में भोजन दोगी नहीं। दुल्हन जब पहुंची, गाड़ी फाटक से उतरी, हाथ पकड़ा, दुल्हन ने नीचे उतारा, ठीक है ना। प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कुछ रोटी वोटी, बरोटी, क्या लोगे, बरोटी, बारोटी। ओजन क्या है? बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला जो दहेज होता है, ये ओजन होता है। फेवरेट है ना शब्द, फेवरेट है ना ओजन, रमी हो अगर ये भी आपके फेवरेट है। बेटी के फेरों के बाद अगर दहेज लेने वाले और दहेज लेने वाले, यह है ओजन आपका। पैरावणी देखिएगा, बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति धन भेंट करने के रूप में आपको दिया जाता है, उसे पैरावणी कहते हैं। क्या है? पैरावणियाँ बहुत हो रही है, पैरावणी बहुत हो रही है, यानी कि जो बारात होगी, बारात हो रही है विदा हो रही, तो उस समय आपके प्रत्येक बाराती को वधु पक्ष की ओर से यथाशक्ति धन भेंट दिया जाता है, ठीक है ना। चेहरा देख के उस समय टीका काटा जाता है, कौन किसके किस योग्य है। ओके, जैवनवार वधु पक्ष के आप जाते हो ना, जब आपके दुल्हन की विदाई हो रही होती है, तब आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो, टेंट पे बैठते हो और ऐसे बागे फाड़ते हो कि हमारे कितने हाथ लगेंगे, और कुछ के नहीं लगते हैं, हर किसी के नहीं लगते यार, इतने सारे जाते हो, करने वालों को ही मिलेगा। तो जैवनवार देखिएगा, वधु के घर पर बारात को आपके 4 जैवनवार भोज देने का रिवाज है।
तो जयमनवार क्या है, वधु के घर पर बारात को 4 जयमनवार भोज देने का रिवाज है आपके। वधु के घर पर क्या, वधु के घर पर 4 जयमनवार। पहला जयमनवार है पाणी ग्रहण से पूर्व होता है, जिसे कंवारी जान का जिमन कहते हैं। दूसरे दिन का भोजन है जिसे आपके परणी जान का, तो पहले आपके कंवारी थी तो वो कंवारी जान के थे, फिर परणीज की तो जो परमणी है परणी जान का आपके जिमन होता है। फिर शाम का भोजन होता है, शाम का भोजन उसे बड़ी जान का भोजन कहते हैं, बड़ी जान का जिमन कहते हैं। और चौथा आपके हैं मुगलानी कहलाता है, भोज है वो मुगलानी कहलाता है। ओलंदी कौन होती है, अब ओलंदी वो होती है जो वधु के साथ में पियर से उसका छोटा भाई है, कोई निकट संबंधी है, ओलंदी जाता है, जिसे अणवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अणवार्य जाते हैं। ओके। हाथ बोलना क्या होता है, दुल्हन के प्रथम परिचय होता है, उसे हाथ बोलना कहते हैं। दुल्हन अपना परिचय देगी कि मैं फलान की, ये मेरा मुंडा। वो आके जैसे उसकी ननदे होती हैं, उसकी जो कौन कौन सी पता नहीं सासू माँ वासू माँ आके बैठ जाती है उसका मुंह ताकने के लिए, ठीक है ना। और फिर क्या है, घर जब चली जाती है तब कमेंट पास करती है कि यार इतने सही नहीं थी। फिर रियाण देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम की जो मेहमान को आपके मान मनवार किया जाता है, ये भी एक रियाण है। रियाण वैसे तो बहुत सारी होती है, विवाह से संबंधित यहाँ पर दे रखा है, बाकी बच्चे के जन्म पर भी होती है यूँ तो, बाकी आप याद वही रखना, ठीक है ना। मुगलावा है या गोणा है, तो वधु यदि बालिग हैं तो ये रस्म आपकी विवाह के समय ही संपन्न हो जाती है, और यदि आपके बालिग नहीं है तो जब बालिग होगी तब वर वधु को अपने घर ले जाता है, तो रस्म को क्या कहलाता है, मुगलावा या गोना कहलाता है। तो मुगलावा या गोना कहलाता है। बड़ार क्या है, विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक आपके भोज। विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोज वो बड़ार कहलाता है। क्या कहलाता है, बड़ार कहलाता है। आणो क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी आपके बार ससुराल भेजना, उसे आणो कहते हैं। क्या होती है, 2 रसिक होती है, 2 रसिक आणो होता है। आपके आणों के बाद बिनोटा क्या है, दूल्हा दुल्हन की विवाह के जो जूते हैं उसे बिनोटा कहते हैं, ठीक है ना। लडार क्या है, विवाह के छठे दिन कायस्थ जाति में वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला बड़ा भोज होता है। विवाह के छठे दिन कायस्थ जाति होती है, कायस्थ जाति में इस तौर पे कायस्थ जाति की बात है, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला भोज होता है वो लडार कहलाता है। कल साधन क्या है, पुष्करणा ब्राह्मणों से पहले विवाह में आपके कन्या पक्ष की ओर से बारातियों को भोजन कराने से पहले कलश के आपके जल से स्नान करवाया जाता था, और ये आपकी रिवाज है, वर्तमान में लिप्त हो गई। अब कौन स्नान करे, घर से करके आते बेचारे। तो ये क्या है, आपके कल साजन है, कल साजान, ये किसमें, पुष्करणा ब्राह्मणों में थी। अब इनसे पहले क्या है, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि मृत्यु वाले आ रहे हैं। मृत्यु वाले से पहले टेस्ट जब बिगड़े उससे पहले क्या है, स्वादिष्ट जो आपकी विवाह से संबंधित क्वेश्चन है, ये स्वादिष्ट क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं। क्वेश्चन टाइम, बिल्कुल। कौन सी प्रथा ऐसी भाई, कौन सी प्रथा ऐसी है जो आपकी विवाह से संबंधित नहीं है। सामेल, बिल्कुल है सामेल तो। मुगदना, सातरवाड़ा नहीं है। बांध तो आपके भरते ही है, बहुत पैसे आते भाई। सातरवाड़ा मृत्यु से संबंधित है। कौन सा आपके विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है, तो बिंदोड़ी तो आपके विवाह से एक दिन पहले निकाली जाती है। सामेड़ा हो गया। कर्ण जमन आपके जन्म से संबंधित है। कंकड़ आपके बंधन भी है, कंकड़ बंधन भी है, जो डोरा बांधा जाता है दाहिने हाथ पे, वो हो गया। चिकनी कोतली क्या है, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की रस्म है, मृत्यु की रस्म है, नए गृह में प्रवेश की रस्म है। तो ये चिकनी कोतली है, आपकी जो रिश्ता वगैरह तय हो जाता है तब चिकनी कोतली का इस्तेमाल करते हैं। शादी की एक रस्म है। विवाह के निश्चित हो जाने के बाद लड़के के वालों की तरफ से लड़की को जो भेजे जाने वाले उपहार होते हैं वो टीका बिल्कुल नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं आपके रीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रीत कहलाते हैं, ठीक है। रीत ही कहलाते हैं या पैरावणी कहलाते हैं, रीत कहलाते हैं, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है। मुगदना तो क्या है, ये भोजन पकाने के लिए क्या है, लकड़ियां हैं जो आपके विनायक आपकी स्थापना के पश्चात लाई जाती है, ठीक है ना। कांकण डोरडा क्या है, ये आपके विवाह से संबंधित है। किस राजस्थानी परंपरा की विवाह से पहले दूल्हा और दुल्हन के धागे बांधे जाते हैं और विवाह के बाद धागे हटा दिए जाते हैं, वो आपके कांकण डोरडा है। क्या है, कांकण डोरडा। और क्वेश्चन है, जानोटन क्या है, भूमि का माप, बिल्कुल नहीं, रुक जा भाई। लोकगीत नहीं है, कृषि का नहीं, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। वर पक्ष की ओर से उसे क्या कहलाता है, जानोटन। जब जान रवाना होती है उससे पहले भोज दिया जाता है ना वो। विवाह के एक दिन पूर्व वर वधु की आपकी निकासी निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदोड़ कहते हैं। दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद
घर पे जो स्त्रियां लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह करती है, वो नकली विवाह टूंटिया कहलाता है, टूंटिया कहलाता है। नेक्स्ट, रस्म विवाह से संबंधित है, डुकाव बिल्कुल है, सामोड़ा, सामोड़ा भी है, बदर नहीं है, बदर आपकी मृत्यु संबंधी है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला भी है, बारात के स्वागत की रस्म है, बारात है, इस बारात की स्वागत है, इस स्वागत की रस्म को कहते हैं आपके शामिला कहते हैं, क्या कहते हैं, शामिला कहते हैं। तोरण क्या है, तोरण आपके विवाह से संबंधित एक आपकी प्रथा है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत को दिया जाने वाला भोज होता है, दुल्हन के स्वागत के लिए कौन सा देते हैं, बारोटी देते हैं ना, बारोटी, बिल्कुल ये बारोटी देते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। वधु के साथ में आपके पीर के निकट संबंधी जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओलंदी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलंदी कहलाते हैं। गोना रस्म क्या है, गोना तो आपके विवाह से संबंधित है, बिल्कुल। राजस्थान में बड़ार क्या है, बड़ार तो आपके विवाह से संबंधित क्या है, विवाह से संबंधित आपके सामूहिक प्रतिभोज है, क्या है, सामूहिक प्रतिभोज है। सुबह का भोजन तो कलेवा कहलाता है। आणो क्या है, कुआ पूजन बिल्कुल नहीं। दुल्हन के परिवार के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना नहीं। विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल जाना क्या कहलाता है, आणो कहलाता है, क्या कहलाता है, आणो कहलाता है। बिनोटे क्या है, दुल्हन के विवाह की बेस बिल्कुल नहीं भाई, तोरण मारने की रस्म नहीं है, ठीक है ना। और दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ होती है, उसे आपकी क्या कहते हैं, बिनोटा कहते हैं, ऑप्शन है सी इज राइट। विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजने को क्या कहते हैं, आणो कहते हैं, क्या कहते हैं, आणो कहते हैं। लोपा क्या है, लोपा क्या है, लोपा अंत्येष्टि क्रिया से अग्नि दाहुति, विवाह रस्म, मृत्यु भोज, विवाह का सामूहिक आपके भोज। तो ये मृत्यु संबंधी आ चुके हैं, रुको मृत्यु संबंधी आगे, तो मृत्यु संबंधी आप स्टार्ट करते हैं अपन, मृत्यु संबंधी आगे तो स्टार्ट करते हैं मृत्यु संबंधी। देखिएगा, अब मृत्यु से संबंधित आपके जो रीति रिवाज वो देखते हैं। आपके बेकुंठी लकड़ी की सैया होती है, जिस पर मृतक व्यक्ति को क्या है, शमशान घाट तक ले जाया जाता है, और बेकुंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकुंठी क्या कहते हैं, बेकुंठी कहते हैं। लोपा अंत्येष्टि की क्रिया हेतु आपकी अग्नि आहुति की सबसे बड़े बेटे या निकट के भाई के द्वारा दी जाती हैं, जिसे लोपा कहते हैं, क्या कहते हैं, लोपा कहते हैं। जो आपके अंत्येष्टि की क्रिया होती है, अग्नि की आहुति है, सबसे बड़े बेटे या फिर निकट के भाई होते हैं उसके द्वारा दी जाती है, उसे लोपा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदेटा क्या है, घर और शमशान की यात्रा के बीच में जो चौराहे पर आपके दिशा परिवर्तन किया जाता है उसे अदेटा कहते हैं। दंडोत क्या है, आपके बेकुटी या रथ जो चल रहा होता है उसके आगे कुछ लोग होते हैं, मृतक के आगे व्यक्ति के जो पोते होते हैं, अपड़ पोते होते हैं, वो आपके साष्टांग दंडवत करते हुए आपके आगे बढ़ते हैं, तो इस रस्म को क्या कहते हैं, दंडोत कहते हैं, ठीक है ना। आपके दंडोत करते हैं, यानी कि आपके दंडवत करते करते आगे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो अस्थि की दिशा फोड़ी जाती है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अदेटा कहते हैं। पानी वाड़ा देखे तो मृतक के रिश्तेदार है, जो मृतक पुरुष के अंत्येष्टि संस्कार के बाद एक स्नान करते हैं सारे मिलकर, तो ये क्या स्नान है, ये पानी वाड़ा है। और अंतिम संस्कार होने के उपरांत अंत्येष्टि में गए हुए जो व्यक्ति होते हैं, स्नान आदि करके मृत व्यक्ति के घर जाते हैं और परिवार के लोगों को धैर्य बंधाते हैं, इसे सांत्वना तो सातरवाड़ा कहते हैं। अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवार वाले होते हैं, ये आपके मुंडन किया जाता है, उसे बदर कहते हैं। फूल एकत्र करना या फूल चुगना, दाह संस्कार के तीसरे दिन आपके जो मृतक के संबंधी शमशान में जाकर क्या करते हैं, दांत या हड्डियाँ जो भी मिले उसे एकत्रित करके आपके एक कुल्हड़ में वो लाते हैं। मृतक के तीसरे दिन तीया कहते हैं, उस तीये की बैठक होती है जिसमें मित्रगण हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आकर आपको सांत्वना देते हैं। बखेर देखो, जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु होने के पश्चात शमशान जब ले जा रहे होते हैं तो कुछ अर्थी पर आपके यहाँ पैसे उछाले जाते हैं, उसे बखेर कहते हैं, आपके यहाँ बखेर कहते हैं। मौसर क्या है, तो मृत व्यक्ति के जो भोजन होता है मृत्यु भोज कहते हैं उसे। मृतक के आपके निकटतम जो सदस्य होते हैं, ब्राह्मणों और संबंधियों को भोजन करवाते हैं, उस मौसर होता है। और मृत्यु से पहले ही आपके करवाया गया उसे आपके क्या कहते हैं, मौसर होता है, उसे जोसर कहते हैं, यानी कि उसे जो आपके जीव काज कहते हैं, वो जीव काज या काज वो भी है वो कहते हैं, ठीक है ना। पगड़ी बंधाई, तो मौसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसके उत्तराधिकारी के रूप में आपकी पगड़ी बांधी जाती है, तो पगड़ी बंधाई तो होती है, ठीक है ना। दोवणिया है, दोवणिया आपके 12वें दिन होता है मृतक के, उसके घर पर शुद्ध
आपके शुद्धि हेतु जल से भरे हुए जो आपके मटके होते हैं, जो शुद्ध मटके भर के लेके आते हैं कि आपके 12वें दिन के बाद में कि शुद्धि हो जाए, तो मटके भरे जाते हैं। जैसा मटका है फिर भी देखो, उसे क्या कहते हैं? दोवणियों कहते हैं, दोवणिया कहते हैं, दोवणिया, दोवणिया कहते हैं उसे। श्राद्ध है, श्राद्ध आश्विन माह में जिस दिन आपके प्रमुख रूप से जिस तिथि के व्यक्ति को मृत्यु हुई थी उसी दिन से आपके किया जाता है श्राद्ध। और ओक है, मृत्यु के आपके त्यौहार के अवसर पर जो होता है, जिस त्यौहार के अवसर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उससे आपके त्यौहार को मनाते नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? ओक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओक कहते हैं। उसे कहते हैं ओक। ओक मतलब जो कि त्यार आप मृत्यु हो जावे करे मैंने व्यक्ति रे, तो वो परिवार वाला होता है जो आप वो आप त्यौहार नहीं मनावे पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हें ओक किया करे। और जो दावणिया होता है, दावणिया वो हो जाए, दोवणिया वो हो जाए कि आप जल रहे घर में शुद्धि वास्ते अब 12वें दिन के बाद में जो को घड़ा भर ले रहा है पानी रहा, वे दोवणिया कहलावे। नांगल है, नांगल आपके नवनिर्मित ग्रह की, ठीक है। चलो ग्रह संबंधी आगे हैं, तो मृत्यु संबंधी जो भी आपके प्रश्न हैं ये उठा लेते फटाफट। पहला प्रश्न ये आया है, क्या प्रश्न है? पहला ही प्रश्न ये है कि भाई लोपा क्या है? तो लोपा आपके जो विवाह की रस्म है बिल्कुल नहीं है, मृत्यु भोजन बिल्कुल भी नहीं है आपके, और क्या पूछ रहा है? विवाह सामूहिक भोजन नहीं है। अंत्येष्टि क्रिया है तो आपके अग्नि की आहुति देना क्या है? ये आपके लोपा कहलाता है। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त जो बांस या लकड़ी की जो अर्थी होती है उसे मोक्षागमन नहीं कहते, उसे कहते हैं बैंकुटी। क्या कहते हैं? बैंकुटी कहते हैं। दंडोत तो आपके जो आगे पोते पड़पोते जो भी होते हैं वो आगे आपके दंडवत करते जाते हैं, उसे दंडोत कहते हैं। घर से शमशान तक के अर्थी या बैकुंठ की दिशा परिवर्तन कला उसे करना, उसे आदेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेटा कहते हैं। मौसर तो आपके जो मृत्यु भोज होती है वो मौसर होता है। जोसर वो जीवंत भोज देते हैं, उसे जोसर कहते हैं। ठीक है। मृतक के अंत्येष्टि संस्कार के बाद किया जाने वाला स्नान होता है उसे पानी वाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी वाड़ा कहते हैं। और शांतवाना बंधन है उसे आपके शांतवाड़ा कहते हैं। अगला है अपने निम्न में से कौन सी प्रथा है विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो विवाह समारोह से नहीं है। कन्यावड़ है, संबंधित है बिल्कुल भी। बढ़ार है, भोजन होता है वो तो होता ही। बड़ी पड़ला है, ये भी होता है। लेकिन आपके जो पानी वाड़ा है ये मृत्यु से संबंधित होगा। बदर क्या है? बदर आपके कर्णवेद संस्कार नहीं है बिल्कुल भी। समावर्तन संस्कार नहीं है। ये अंत्येष्टि संस्कार है, ये अंत्येष्टि संस्कार है बिल्कुल। ऑप्शन बी इज राइट। आपके जो वयोवृद्ध देवावसान के शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाते हैं आपके जो पैसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं। उछाल नहीं कहते दोस्त, ना न्यौछावर कहते हैं, ना शामिला कहते हैं। शामिला तो विवाह से संबंधित है, तो बखेर कहते हैं। मौसर क्या है? मौसर आपके मृत्यु भोज है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विवाह प्रतिभोज नहीं है। बडार वगैरह वो तो वो होंगे, ठीक है ना। जन्मोत्सव पर भोज वगैरह भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, नवनिर्मित आपकी जो उद्घाटन की रस्म कहलाती है उसे नांगल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नांगल कहते हैं। उसे नांगल कहते हैं। नांगल क्या? नवनिर्मित गृह के उद्घाटन के लिए उसे क्या कहते हैं? नांगल कहते हैं। नांगल याद रखना, नांगल नवनिर्मित घर में प्रवेश लय, ठीक है ना। नाता क्या है? इस प्रथा के अनुसार पत्नी है अपने पति को छोड़कर बिना किसी आपके औपचारिक रस्म के किसी अन्य पुरुष के साथ में रहने लग जाती तो वो नाता कहलाती है। क्या केड़ी नाताल की मतलब क्या? आप धनी वे पति वे बिन छोड़ दे और अनौपचारिक रूपों क्या कि आदमी मर्द हाथ रहने लग जाए बिन कहीं कहवे नाता। दापा क्या है? आदिवासी क्षेत्र में आपकी भागकर लाई गई जो युवती है उसके पुरुष पक्ष के द्वारा वधु मूल्य है ये चुकाकर विवाह कर लिया जाता है। तो कोई है भागकर लिया हुआ आदिवासी में दौड़ा लिया हुआ है तो बीरे कहीं है वधु रे जो मूल्य है जो चुकाई देवे तो उन्हें दापा खेवे। और नाता कहीं है नाताल के बेच नाता कहे। मोताणा क्या है? मोताणा तो आपके आदिवासी व्यक्ति के मृत्यु होने पर आदिवासी पंचों के द्वारा तय की गई राशि है जो आरोपी से आपके वसूल ली जाती हैं। तो आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आदिवासी पंचों के द्वारा तय की गई जो राशि होती है, अब आदिवासी कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई किसी भी दुर्घटना में तो पंच है, ये पंचों के द्वारा तय राशि होती है वो आरोपित वसूलित की जाते हैं तो आपके उसे मोताणा कहते हैं। मोत्र लारताणो मोताणो, ठीक है ना। डावरिया क्या है? ये एक आपके राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की के शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्या थी वो साथ में भेजते थे, उसे आपके डावरिया कहा जाता था। बहुत घटिया किस्म की प्रथा थी, कुंवारी कन्या थी वो साथ में भेजते थे तो ये आपकी डावरिया प्रथा थी, शासक समुदाय में थी राजस्थान में। डावरिया कौन सी? डावरिया, ठीक है।
राति जगो या ओजगो क्या है? तो रात भर देवताओं की स्तुति करना राति जगो, या फिर उसे जागरण कहते हैं, राति जागो, राति जगो, जागरण, ठीक है ना। नेक्स्ट मज़ेदार आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन निपटा देते हैं, ठीक है ना। अगला है तगड़ा ही अपने, बहुत कॉन्सेप्ट है, चीज़ें समझेंगे तो चीज़ तगड़ी होगी आगे वाले। तो प्रथाएं है ना अपनी, ये तो रीति रिवाज थी। अब प्रथाएं, उन प्रथाओं को जो आपके गलत प्रथाएं थी राजस्थान में, कैसे बंद हुई, क्या हुई, उनके बारे में चर्चा ठोकेंगे, मज़ा आएगा भाई, क्योंकि संघर्ष के साथ ख़त्म हुई ये चीज़ें। संघर्ष को सलाम है, संघर्ष को सलाम है भाई साहब, संघर्ष को सलाम है। चले, इससे पहले का है या फिर ये पहले की भी, ठीक है, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन है नाता क्या है, क्वेश्चन क्या है, नाता क्या है? तो रिश्तों का एक नाम है? बिल्कुल नहीं, रिश्तों का नाम नहीं है भाई। मृत्यु भोज का दूसरा नाम नहीं है। परिवार का बुजुर्ग भाई कूड़ा का प्रशिक्षक है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं बेटे। चलो, रिश्तों का एक नाम है, रिश्तों का एक नाम है, क्योंकि जो भगा के ले जाता है, सॉरी, पत्नी है वो किसी पति को छोड़कर गैर आपके या जो औपचारिक है उसके साथ में चली जाती है, तो रिश्तों का एक नाम है ये, ठीक है ना। कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। मोताना क्या है? मोताना प्रथा है आपकी, जो पंच होते हैं ना आदिवासियों में, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु पर मृत्यु के आपके स्थान के स्वामी की हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे की मौत की घाटा उतारना, नहीं ये तो नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, नहीं। ऑप्शन ए सही होगा कि भाई किसी व्यक्ति की कोई संदिग्ध मृत्यु हो गई तो मृत्यु के स्थान पर स्वामी की हर्जाना वसूलना, ये आपके जो पंचों के द्वारा किया जाता है, ये आपकी मोताना प्रथा कहलाती है, ठीक है। राजस्थान में लड़की की जो शादी है, इस लड़की के शादी पर आपके दहेज के साथ कुंवारी कन्या ही हैं, ये कुंवारी कन्या भेजने, वे तो ये राज परिवार थे वहाँ पर ही होता था। वैसे इसे डावरिया प्रथा कहते हैं। कौन सी प्रथा कहते हैं? डावरिया प्रथा कहते हैं, डावरिया प्रथा। रात्रि भर जागरण कहलाना करना क्या कहलाता है आपकी? ओज को, क्या कहलाता है? ओज को। सती प्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया गया था? चलिए आओ यहाँ पर कोटा वटा देखते हैं सारे सब, ठीक है ना। स्टोरी बड़ी भरपूर होगी। सती प्रथा के बारे में बात करते हैं। पति की मृत्यु होने पर पत्नी के द्वारा शव के साथ जलकर मृत्यु का वर्ण कर लेना सती प्रथा होती। बहुत ही घटिया किस्म की प्रथा होती थी भाई। देखो मजबूरियाँ थी किसी ज़माने की, और किसी ज़माने में ये क्रूरती भी बनी, तो दो पक्ष के साथ में समझेंगे भाई। ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही क्रूरती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान दृष्टिकोण में देखें तो भाई बिल्कुल बुरा लगता है कि ऐसी ऐसी प्रथाएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें सहनी पड़ी महिलाओं को। तो राजस्थान की सर्वप्रथम सती प्रथा के रोक लगाने का प्रयास जयपुर की रियासत के द्वारा जयपुर के राजा हुए महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा बूंदी के नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम अगर किसी ने रोक लगाई, प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो बूंदी के राव विष्णु सिंह थे। कौन थे? बूंदी के राव विष्णु सिंह। सर्वप्रथम प्रयास है ये जयपुर रियासत में हुआ। सबसे प्रथम प्रयास कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। सबसे पहले जयपुर से ही ना, ठीक है, जयपुर में होता है महाराजा जय सिंह के द्वारा। महाराजा जय सिंह के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास होता है। सर्वप्रथम प्रयास कहाँ होता है? महाराजा जय सिंह जयपुर में। लेकिन सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने का काम बूंदी रियासत के द्वारा, बूंदी है,
इस बूंदी रियासत के द्वारा आपके राजा का नाम बताते हैं अभी, कब होता है? 1822 में गैर कानूनी घोषित करने का काम करते हैं बूंदी के राव नरेश विष्णु सिंह। कौन है? राव नरेश विष्णु सिंह। राव नरेश विष्णु सिंह है बूंदी के 1822 में आपके सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने का काम करते हैं, गैर कानूनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, फिर 1829 में आपके राजा राम मोहन राय आते हैं, और राजा राम मोहन राय ने प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा का अध्यादेश जारी कर रोक लगाई गई 1829 में। किसके द्वारा? आपके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बात है किसकी? बात है भाई 1829 की। राजा राम मोहन राय हुए विलियम बेंटिंग के सहयोग से क्या है, इसे आपके रोक लगा देते हैं पूरे भारत भर में। सती प्रथा, इस पर सती प्रथा पर पूरे भारत भर में रोक लगा देते हैं। 1844 में जयपुर संरक्षक समिति ने सती प्रथा का उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया, और प्रथम विधानिक प्रयास था ये, जिसका समर्थन नहीं तो समर्थन किया, नहीं विरोध किया। तो 1844 में जयपुर संरक्षक समिति ने आपकी सती प्रथा उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया। 1844 में जयपुर संरक्षक समिति थी, उस समिति के द्वारा आपके एक विधेयक लेके आया गया, और अब विधेयक के माध्यम से रोक लगी। ना तो इसका आपके विरोध हुआ, ना ही आपके ज़्यादा आपके पक्ष हुआ। ठीक है ना? तो ये पहला वैधानिकी प्रयास था ये। प्रयास कई रियासतों में सफल रहा। डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा ने 1846 ईस्वी में, कोटा जोधपुर ने 1848 में, और तथा 1860 में अनेक प्रयासों के बाद मेवाड़ ने भी सती प्रथा का आपके उन्मूलन हेतु कानून बनाया। तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा थ्री ब्रदर्स ने तो आपके 1846 में, और जोधपुर ने 1848 में, कोटा और जोधपुर ने 1848, और साथ में 1860 में अनेक प्रयासों के बाद मेवाड़ में सती प्रथा के उन्मूलन का आपके हेतु कानून बना। इसके बाद में आपके 1846 है, 1848 है, और 1860 है। 46 में थ्री ब्रदर्स प्रतापगढ़, थोड़ा सही से लिखो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इनने क्या है, इनने आपके प्रमुख रूप से गैरकानूनी घोषित कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने भी आपके कानून बना दिया। यहाँ पर कोटा 48 में कोटा, और साथ में जोधपुर, इन्होंने भी आपके कानून बनाया। फिर आपके 60 में इन्होंने भी आपके कौन है, मेवाड़ में भी काफ़ी प्रयासों के बाद में आपकी क्या है, सती प्रथा उन्मूलन थे, ये कानून बन गए। आपके दिवराला सिकर में 1987 में रूप कंवर है, अपने मृत पति के साथ में माल सिंह थे, उनके साथ सती होना, इस जघन्य प्रथा के लिए लोगों की भावना प्रकट करता, और घटना के परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया, और बाद में अधिनियम बना। जो आपके राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश है 1987 में आपके लागू किया। तो दिवराला सिकर में 1987 में रूप कंवर अंतिम सती घटना थी। पति माल सिंह के साथ सती हुई थी। पति कौन है? पति है माल सिंह। रूप कंवर। रूप कंवर पति माल सिंह के साथ सन 1987
में आपकी क्या सती होती है, सीकर में होती है, सीकर में भी जगह है दिवराला, दिवराला। ओके, दिवरा में माल सिंह के साथ में सती होती है रूप कंवर, और ये अंतिम घटना थी। और इसके लिए इनके बाद में राजस्थान सती निवारण अधिनियम आता है। फिर कब आता है? 1987 में सती निवारण अधिनियम आता है 1987 में। ये थी आपकी सती प्रथा से संबंधित बातें। लंबी चौड़ी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन सारांश ये है कि जयपुर है, इस जयपुर ने सर्वप्रथम प्रयास किया महाराजा जय सिंह ने, ठीक है ना। और बूंदी के राव नरेश विष्णु सिंह ने गैर कानूनी घोषित करने का काम 1822 में सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने आपके इसे रोक दिया था पूरे भारत में। कानून है, देखिए 1844 में विधेयक पारित होता है जयपुर संरक्षण समिति के द्वारा, और पहला विधेयक ही आपके प्रयास था इसके विरोध। 1846 में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी आपके ये प्रयास सफल हुए, कानून बना। 1848 में आपके कोटा और जोधपुर में बने, और काफ़ी प्रयासों के बाद मेवाड़ में भी 1860 में बन गया था। और अंतिम सती घटना थी सीकर में आपके दिवराला में सन 1987 में माल सिंह के साथ में रूप कंवर सती हुई थी। और आपकी क्या है, राजस्थान सती निवारण अधिनियम आता है 1987 में। फिर अब देखो अनुमरण क्या है, तो पति की मृत्यु के कहीं अन्यत्र हो जाए और फिर उसके दाह संस्कार कर दिया जाए, तो उसके चिन्ह के साथ में विधवा द्वारा आपकी सती होना क्या है, अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमरण। और जो बच्चे के साथ में हो जाए वो महामरण है, बच्चे की मृत्यु के साथ में, तो ये हो गया अनुमरण। ये तो एक बार अनुमरण कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी ये क्या सती प्रथा थी, सती प्रथा थी आपके। तो देखो सती प्रथा से संबंधित आपके प्रश्न देखो, सती प्रथा रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? सर्वप्रथम रोकने का प्रयास कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। ऑप्शन है सी इज राइट। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश जारी किए, सही युग में नहीं है। तो जयपुर में 1844 में आपके जयपुर में किया था, जोधपुर में 1848 में किया था, और अलवर में 1830 में किया था। लेकिन डूंगरपुर का गलत है, डूंगरपुर में नहीं किया था। अलवर, जयपुर, जोधपुर सही है। सती प्रथा के सबसे पहले कब और कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया? सबसे पहले तो 1822 में आपके बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1844 में किस राज्य में रेजिडेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा करी कि सती प्रथा आपके एक दंडनीय अपराध है? तो जयपुर ने। उत्तर क्या होगा? जयपुर होगा। और उस ऊपर वाले का बूंदी बिल्कुल सही है। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो आपकी सती प्रथा से संबंधित थी। चले नेक्स्ट, और भी है बिल्कुल। तो सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो आपके 87 में तो राजस्थान है। सती रोकथाम अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? 1987 में। चले 1987 याद रखना। अब अगला देखते हैं अपने कुछ प्रथाएं देखते हैं। मानव व्यापार प्रथाएं 1831 में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने आपकी प्रथा को रोक लगाए। जो मानव आपके व्यापार हैं, व्यापार प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का काम कौन करता है? ये 1831 में किया जाता है। और 1831 में कहाँ पर किया जाता है? कोटा में किया जाता है सर्वप्रथम ये प्रयास। दास प्रथा की बात करें तो दास, साड़ी, आपके दासी, गोला, चाकर, खानजादा, चेला, जो भी नाम से पुकारा जाता है। 1832 में सर्वप्रथम बूंदी के महाराव विष्णु सिंह ने और कोटा के महाराव किशोर सिंह द्वितीय ने आपके प्रथा पर रोक लगाई। तो कब लगाई गई? 1832 में। मानव व्यापार प्रथा पर तो 1831 में कोटा में लगाई जाती है। ठीक आपके लगभग एक साल बाद में दास प्रथा पर महाराव किशोर सिंह के द्वारा कोटा में आपके यहाँ पर भी लग जाती है, और बूंदी के महाराव विष्णु सिंह भी करते हैं ये काम। तो दास प्रथा पर रोक कब लगती है? ये देखो, दास प्रथा का संबंध है 1832 में बैन होती है, और बूंदी और कोटा, ठीक है ना। और मानव व्यापार है, इस मानव व्यापार पे बैन लगता है 1831 में। और कहाँ लगता है? कोटा में। कहाँ लगता है? कोटा में लगता है, ठीक है ना। 1832 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगता है बूंदी में। बूंदी का कौन है?
विष्णु सिंह। और कोटा का किशन सिंह है क्या? महाराव किशोर सिंह। किशोर सिंह द्वितीय, ठीक है ना, किशोर सिंह द्वितीय। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन कन्यावध की तरफ। तो कन्यावध है, बहुत ही घिनौना काम होता था। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट ने ये आपके हुए एजेंट वे विलिंगसन ने आपके प्रयासों से सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध पे गैर कानूनी घोषित करके शासक कोटा महाराव राम सिंह था। कोटा का शासक कौन था उसमें? महाराव सिंह था। और बीकानेर के महाराव रतन सिंह ने 1837 में, और महाराजा मान सिंह ने 1839 में, और उदयपुर और आपके जयपुर ने 1844 में कन्यावध है उसको गैरकानूनी घोषित करके दंडनीय बना दिया कि दंडनीय अपराध है सालों, अगर कन्या को मारा तो वध किया तो, ठीक है ना। बहुत काम अच्छा किया, धन्यवाद है हाड़ौती के आपके पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन को। अगला है अपने कन्यावध है। इस कन्यावध पर आपके एक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट हुए, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट पिए हुए पॉलिटिकल एजेंट, एक वो, और एक साथ में बात करें कहाँ पर, हाँ तो ये कोटा में सर्वप्रथम किए गए। कोटा के राजा कौन थे? साथ में आपके पूछे तो इस समय जयपुर में भी होता है, जयपुर में बाद में होता है। तो कोटा, बीकानेर और जोधपुर और जयपुर, मेवाड़ में भी होना चाहिए ना, तो उदयपुर साथ में, उदयपुर कर दो क्या, उदयपुर और जयपुर साथ में ही है, ठीक है। अब देखो हाड़ौती का पीए कौन था उस समय कन्यावध करने वाला? तो विलियम नहीं, एजेंट विलिंगसन, ठीक है ना, विल्किंसन, ओके, एजेंट विल्किंसन। कोटा के राव कौन थे? महाराव। कोटा के महाराव कौन थे? महाराव मान सिंह। कब लगता है ये आपके 1833 में, और 1837 में कब? बीकानेर में रतन सिंह। कौन प्रयास कर रहे? रतन सिंह। 1839 में मान सिंह के प्रयासों से जोधपुर में, ठीक है। जयपुर और उदयपुर में 1844 में गैरकानूनी घोषित किया गया, दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है ना। चले सबको साथ में एक बार फिर देखेंगे, लेकिन एक बार के लिए कन्यावध इतना देख लेना। एक है त्याग प्रथा। राजकुमारियों के विवाह के समय चारण और साहित्यकार थे। बाटों को आदि को दिया जाने वाला उपहार था। 1841 में जोधपुर के महाराजा वे मान सिंह ने इस प्रथा को बंद कर दिया। त्याग प्रथा क्या था? राजकुमारियों के विवाह के समय ये आपके मुंह मांगी रकम वसूल करते थे कुछ जातियाँ, तो ये मान सिंह ने बंद कर दिया था 1841 में। तो त्याग प्रथा है, रुक जाओ नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो त्याग प्रथा है, तो त्याग प्रथा पे आपके प्रतिबंध कब आता है? त्याग प्रथा पर 1841 में आता है। और जोधपुर के महाराजा हैं, कौन है? मान सिंह, ठीक है ना, मान सिंह। नेक्स्ट है डाकण प्रथा। देखो विशेष रूप से भील और मीणा जनजातियों में फैली हुई थी। किसी बात को लेकर दोषी ठहराया जाता था महिलाओं को, और फिर उसे क्या है, बच्चे खा जाती हैं, डाकण है ऐसे कहते थे, और मार दिया जाता था बेचारी को। 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने आपके मेवाड़ भील कोर के कमांडर जैसी ब्रूक हैं उनके प्रयासों से ये प्रथा थी, ये गैर कानूनी आपकी घोषित कर दी। मूल रूप से ये डाकण प्रथा मेवाड़ के क्षेत्र में थी, ठीक है ना। तो जैसी ब्रूक के प्रयासों से 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने, क्या है डाकन प्रथा, क्या है डाकन प्रथा, डाकन प्रथा 1853 ब्रूक के प्रयासों से स्वरूप सिंह ने क्या किया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। कौन से? जेसी
जेसी ब्रुक के प्रयासों से सरू सिंह ने गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अनमेल या बाल विवाह प्रथा। भारत के बाल विवाह का आपके प्रचलन हर्षवर्धन के काल से। पूछ सकता है किसके काल से? हर्षवर्धन के। राजपूत हितकारिणी सभा है ना, राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने समय उनके प्रधानमंत्री वे सर प्रताप सिंह ने 1855 में बाल विवाह के प्रतिबंध कानून लगाया था और 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह के अनमेल विवाह और निषेध आपके कानून लाए थे। अजमेर निवासी हर विलास शारदा के प्रयासों से 1929 में आपकी बाल विवाह का अवरोध अधिनियम पारित हुआ और शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के अनुसार अंतर्गत विवाह के समय लड़के और लड़की की उम्र निश्चित की गई। 18 वर्ष लड़के की, 14 वर्ष आपकी लड़की की। कम से कम तो इतनी थी तो कर रखो ही भाई, फिर भी अच्छा है। जो भी प्रयास था, पहला प्रयास तो था भाई। तो अनमेल विवाह से संबंधित भी हम बात कर दे तो बाल विवाह, अनमेल और बाल विवाह। अनमेल विवाह या बाल विवाह 1853 में, एक सेकेंड, 55 में जसवंत सिंह सेकंड के आपके कार्यकाल में प्रताप सिंह के प्रयासों से आपकी क्या है प्रतिबंध का। और सन 1903 में अलवर है, इस अलवर में प्रतिबंध लगता है। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से अजमेर के थे ये, ठीक है ना। एक शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट आता है, ठीक है ना। और इसमें 14 वर्ष और 18 वर्ष ये निर्धारित किए गए, ठीक है ना। चले नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट आने दो। विधवा विवाह की बात करते हैं। पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी विधवा हो जाती हैं और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा पहला राजपूत शासक था जिसने विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के नियम बनाए। और आधुनिक भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर का रूप लेते हुए इनके प्रयासों के साथ लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और भरतपुर और राज्य की पहल करके 1926 में आपके विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा काम किया। पति की मृत्यु के बाद विधवा हो जाती हैं तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह वे विधवा विवाह मान्यता, तो विधवा विवाह मान्यता के लिए सर्वप्रथम प्रयास किए गए। सर्वप्रथम प्रयास आपके महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा, द्वितीय हटा लो एक बार, महाराजा जय सिंह के द्वारा मान्यता दी गई भाई। क्या दी गई? मान्यता दी गई। और पूरे भारत भर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इनके प्रयास हुए। और आपके डलहौजी हैं, डलहौजी को कितना भी बुरा कह दो लेकिन इन्होंने 1855 में, शायद 55 है, तारीख चेंज भी हो सकती है, 56, ठीक है ना, 56 में विधवा पुनर्विवाह, गलत लिख रहा हूँ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, ठीक है ना। किसके प्रयासों से लाया जा रहा है? ईश्वर चंद्र से विद्यासागर के डलहौजी के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और फिर 1926 है, कितना है कंफर्म करेंगे, लेकिन ये भरतपुर राज्य है, उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। क्या कानून बनाया जाता है? तो ये इसकी आपकी कहानी थी विधवा विवाह पुनर्विवाह की। सवाई जय सिंह ने अपने राज्य में समाज सुधार और समाज कल्याण जैसे कार्यों की ओर ध्यान दिया। मथुरा के आसपास कुछ साधु थे और उनको क्या है, साधु को आपके गृहस्थी के रूप में बसाकर उनमें व्यभिचारी का दोस्ता को पूरा किया।
खत्म किया, ठीक है, निवारण किया। और इसमें इनके विवाह के अवसर पर अधिक खर्च करना और विशेष रूप से राजपूतों के विवाह के समय अपव्यय हैं उसे अपव्यय को करने की प्रथा है तथा श्राद्ध प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। जयपुर नगर में पानी की प्रचुरता में हरमाड़े से आपके नहर की व्यवस्था की थी, हरमाड़े से आपके नहर की व्यवस्था भी की थी। चले, एक्स्ट्रा ज्ञान भी हो गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने राज्याभिषेक के समय अल्प वयस्क थे। अंत प्रारंभ में आपके शासन रेजिडेंसी कौंसिल थी, रेजेंसी काउंसिल थी। अध्यक्ष आपके मेजर लूडलो थे। कौन थे? लूडलो थे। और इन्हीं के काल में आपके समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी और जयपुर राजस्थान की पहली रियासत थी वो। तो समाधि प्रथा पर, कन्या क्रय विक्रय पर आपके रोक, समाधि प्रथा, समाधि और प्लस क्रय विक्रय, महिला क्रय विक्रय, ये सवाई जयसिंह के संरक्षक हैं लूडलो के प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर से ही आपके ये प्रयास किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी देखे तो वो पूंजीपति व धनिक वर्ग के द्वारा किसी व्यक्ति को उधार दिए गए धन के बदले बेगारी करवाई जाती थी और राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लेके आई 1961 में। और इसके पश्चात राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन संशोधन भी किया गया 1975 में और इसे हाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। समाधि प्रथा पे हम बात कर चुके हैं। 1844 में पॉलिटिकल एजेंट लूडलो के द्वारा प्रयास से समाधि प्रथा आपकी प्रथा थी, उस पर गैर कानूनी घोषित किया गया। 1861 में राज के नियम द्वारा आपके पुनर्रूपेण समाप्त कर दिया गया। राज के नियम कब लगे? राज के नियम लगे 1861 में, इसे आपके समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एक प्रथा और, कौन सी? एक प्रथा जस्ट अभी पढ़ी ना, कौन सी थी? समाधि हो गई, हाँ सागड़ी ना, कौन सी? सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा। तो सागड़ी प्रथा आपकी 1961 में नियम भी आता है, फिर संशोधित करके कब आता है? राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन, सागड़ी प्रथा उन्मूलन राजस्थान में आता है 1961 में आता है। फिर आता है 1975 में आपके संशोधित होता है। इसे हाड़ी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, हाड़ी, ठीक है ना। ब्याज पे पैसे देते फिर काम करवाते बेचारों से। नेक्स्ट, दहेज प्रथा। भारत सरकार दहेज आपके निषेध अधिनियम 1961 में आया था और दहेज निवारण कानून है 2006 में आया, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दहेज निषेध कब आया? निषेध 1961 में। और दहेज निवारक कानून, दहेज निषेध और एक है निवारक, 1961 में है और ये 2006 में है निवारक, ठीक है। नेक्स्ट, चले क्वेश्चन करें। वैसे पहले रिवीजन करूँगी या आपके क्वेश्चन कराऊँ? डिवीजन या क्वेश्चन यहाँ से करना है, ठीक है। सती प्रथा से ये तो हो गया था, यहाँ से करना है। पहले रिवीजन बनेगा फिर होगा क्वेश्चन। तो देखो, ठेठ ऊपर से करवाता हूँ। हम बात करेंगे सबसे पहले सती प्रथा की। ओके, सती प्रथा की सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला प्रयास, एक अलग कलर यूज़ करता हूँ, रुको। ओके, सबसे पहला प्रयास आपके किसने किया था? महाराजा जयसिंह ने किया था। सवाई महाराजा जयसिंह जयपुर के शासक थे, जयपुर के द्वारा सबसे पहले ये प्रयास किए गए। बूंदी के राव नरेश विष्णु सिंह ने आपके सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने का काम किया जाता है। 1822 में ये काम किया जाता है। और गैर कानूनी कौन घोषित करता है? राव नरेश विष्णु सिंह सर्वप्रथम बूंदी के करते हैं। फिर 1829 में आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी। फिर आपके 1844 में जयपुर के संरक्षक समिति ने आपकी विधेयक पारित करके इस पर आपके विधायी प्रयास, सबसे पहला विधायी प्रयास जयपुर के द्वारा 1844 में किया गया था। ओके, 1846 में आपके
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये कानून आया था। 1848 में कोटा और जोधपुर में आया था। 1860 में आपके मेवाड़ में आया गया था। और फिर आपकी अंतिम घटना होती है सीकर में, सीकर के देवराला में सन 1987 में रूप कंवर के द्वारा माल सिंह के साथ में सती होती हैं। फिर राजस्थान सती निवारक आपके निवारण अधिनियम आता है 1987 में। चलिए ये हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं भाई कन्यावध देखते हैं। इसके बाद में कन्यावध में देखिएगा 1833 में हाड़ौती के पीए विलियम आपके क्या एजेंट विलिंगसन है, विलिंगसन के द्वारा जहाँ कोटा के महाराव थे, महाराव मान सिंह नहीं राम सिंह, कौन थे, कोटा के राम सिंह थे। और बीकानेर के रतन सिंह 1837 में, जोधपुर के आपके 1839 में मान सिंह, और जयपुर और उदयपुर में 1844 में हुआ कन्यावध पर आपके प्रतिबंध लगा। सबसे पहले 1833 में लगता है, कहाँ लगता है, कोटा में लगता है, हाड़ौती के पीए एजेंट विलिंगसन के द्वारा प्रयासों से। फिर है दास प्रथा 1839 में इस पर क्या है आपके प्रतिबंध लगता है। सबसे पहले बूंदी में विष्णु सिंह के प्रयासों से, कोटा में महाराव किशोर सिंह द्वितीय के प्रयासों से। बूंदी में विष्णु सिंह, कोटा में महाराव किशोर सिंह। मानव व्यापार आपके जो 1831 में गया कोटा में, मानव व्यापार 1831 में कोटा में प्रतिबंध लगता है। ओके, नेक्स्ट है अपनी डाकन प्रथा पे 1823 में 53 में आपके वे भीलकोर है उसके जेसी ब्रुक के द्वारा आपके स्वरूप सिंह को सलाह पर आपके गैर कानूनी घोषित किया गया था। और फिर त्याग प्रथा है 1841 में जोधपुर में आपके मान सिंह के द्वारा इस प्रथा को रोक लगी थी। और आपके जो क्या है एक अवमेलन या फिर बाल विवाह है, बेमेल विवाह है 1855 में आपके जसवंत सिंह द्वितीय के प्रयासों से प्रताप सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी थी। लेकिन 1929 के आपके बड़ा प्रयास हुआ था हरविलास शारदा के प्रयासों से, जो अजमेर के थे, शारदा एक्ट बना था और 14 वर्ष बच्चे की 18 वर्ष बच्चे की उम्र फिक्स कर दी गई थी। और 1903 में अलवर में भी कानून बना था। नेक्स्ट कौन सा था, विधवा विवाह मान्यता है। इसे सबसे पहले प्रयास महाराजा जय सिंह के द्वारा मान्यता दी गई थी। फिर ईश्वर चंद्र आपके विद्यासागर के द्वारा बड़ा प्रयास किया गया था डलहौजी के सहयोग से 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपके लाया गया। 1926 में भरतपुर में कानून बनाया गया था। 1926 में भरतपुर में कानून बना था पुनर्विवाह से संबंधित। सती प्रथा के बारे में बात करें 1961 में राजस्थान, ये तो सागड़ी प्रथा है, तो सागड़ी प्रथा आपके उन्मूलन का 1961 में। फिर 1975 में क्या होता है, संशोधन होता है और हाली प्रथा भी कहते हैं इसे। समाधि प्रथा और क्रय विक्रय से समय देखे तो सवाई जय सिंह के द्वारा प्रयास किए गए। समाधि में आपके इनके संरक्षक हुए लूडलो हुए, तो लूडलो के द्वारा 1861 में इसे आपके गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जयपुर में ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपके दहेज निषेध अधिनियम, निषेध वाला आता है 1961 में, निवारक वाला आता है 2006 में। अब हम क्वेश्चन करने की स्थिति में हैं। तो सबसे पहले मानव व्यापार प्रथा पर सर्वप्रथम आपके रोक कहाँ लगती है, कोटा में लगती है। कहाँ लगती है, कोटा में लगती है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट राजस्थान में गोला दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधित किसे के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपके बंधुआ मजदूरों के लिए, क्या है, बंधुआ मजदूरों के लिए। नेक्स्ट है राजपूतों ने किस तरह इसमें सर्वप्रथम कन्यावध के रोकने का प्रयास किया। कन्यावध के रोकने का सर्वप्रथम प्रयास कौन करता है, जसवंत सिंह करता है या राम सिंह करता है। तो सबसे पहला प्रयास तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, राम सिंह हो जाएगा। राम सिंह कौन हो जाएगा, राम सिंह, कोटा के शासक। 1833 में कन्यावध है। ये कन्यावध के गैर कानूनी घोषित करने का काम, गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय सबसे पहले किससे जाता है, 1833 में कौन कर रहा है, 33 में आपकी ऑप्शन ए कौन कर रहा है, कोटा, बिल्कुल सही। कन्यावध के किस वर्ष आपके गैर कानूनी घोषित किया गया, 1844 में। कब, 1844 में आपके गैर कानूनी घोषित किया गया। राजस्थान में त्याग प्रथा है, राजस्थान की त्याग प्रथा पे बात करें तो राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है, ब्राह्मण से है, क्षत्रिय से है, वैश्य से या शूद्र से। तो त्याग प्रथा का संबंध बड़े आपके वर्ग से था, त्याग का आपके क्षत्रिय संबंधी था। किससे संबंधित था, क्षत्रिय संबंधी था, बिल्कुल। डाकण प्रथा का उन्मूलन आपके प्रथा का मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती थी, भील और मीणाओं में पाई जाती थी, भील और मीणाओं में। डाकण प्रथा का प्रतिबंध कब किया गया, 1853 या 1955, तो 1853 में स्वरूप सिंह के द्वारा।
अनमेल विवाह बाल विवाह, अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम रियासत लाती है। तो अनमेल विवाह का आपने कौन लेके आती है? सबसे पहले अलवर रियासत लाती है, अलवर रियासत लाती है, ठीक है ना। 1926 तक कुछ था, नहीं वो भरतपुर का था, ये 1903 का था। 1900 बाल विवाह की आपकी बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई, तो ये किस समय हुई? आपके हर्षवर्धन के समय हुई, हर्षवर्धन के समय हुई। विधवा विवाह को मान्यता सर्वप्रथम किस शासक ने दी थी? सर्वप्रथम आपके सवाई जय सिंह ने दी थी। जयपुर के किस शासक के राजपूत जाति के विवाह एवं श्राद्ध, आपके जो श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम करने की बात कही गई? तो आपके सवाई जय सिंह ने ये बात कही। समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का सर्वप्रथम मेजर लुडलो के द्वारा प्रयास किया गया था। सागड़ी प्रथा का आपके अन्य नाम क्या है? आपके बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन बी। हाड़ी प्रथा से आशय हैं युद्ध के ढोल आपके क्या नगाड़े बजाने और सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर होते हैं, बिल्कुल। हाड़ी में खेतों और घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर होते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये थी प्रमुख रूप से राजस्थान की रीति और रिवाज और प्रथाएं, ठीक है। तो हमारे मुख्य रूप से संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देविया के बाद में प्रमुख मेले, प्रमुख त्यौहार, प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बड़ा प्रश्न जो एक जैसा प्रश्न है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।